चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने मंच पर। और काफ़ी टाइम से मैं 2-3 दिन से क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि इसकी वजह इतनी गर्मी पड़ रही है इस टाइम पर कि क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, तो भी हमें मेहनत तो करना पड़ेगा। गर्मी हो ठंडी हो जो भी हो, बट हमें तब भी हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने कहा कि आज और कल तक में ये बुक आप जो देख रहे हैं 686 पेज की है ये पूरी पुस्तक अभी। तो आज और कल तक में मेरा प्रयास रहेगा कि पूरी पुस्तक मैं आप तक पहुंचा दूं। तो आज मैंने इकाई 1 का लिया है। ठीक है, इकाई 1 मैंने लिया है, तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नोत्तरी को। एक एक प्रश्न मैं पढ़ती जाती हूँ, आप प्रयास कीजिएगा उत्तर देने के लिए, या फिर आप ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। ये कर सकते हैं कि बाद में आप देखेंगे तो आप वीडियो को होल्ड करके भी और आंसर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 200 प्रश्न हैं, मैंने 180 प्रश्न लिए थे। और इसके बाद मैंने कहा था 180 प्रश्न के बाद कि 20 प्रश्न मैं पर्सनली बनाऊंगी जो कोर्स वाले हैं उनके लिए। लेकिन जब मैं प्रश्नों को आज एनालाइज कर रही थी तो मैंने देखा कि ऑलरेडी वो सब प्रश्न हैं जो कि इतने प्रश्न से आपका इकाई 1 का काम चल जाएगा। ठीक है, सभी सभी लोग तैयार हो आप? मैं भी कमेंट ऑन कर लूँ ताकि आपकी आपके कमेंट मुझे आते रहें। ठीक है, आपके कमेंट में देखती रहूं। हाँ डिम्पल, राधे राधे। सभी लोग आप एक बार कमेंट कर दीजिए। अंकिता, संतोषी, हाँ बिल्कुल, एक बार राधे राधे लिख दीजिए तो मैं देख लूं कि कौन कौन मेरे साथ उपस्थित है। हो सकता है आज ये कंटिन्यू क्लास चलेगी। आधे 1 घंटे के लिए मैं थोड़ा सा मतलब होल्ड करूँगी। ठीक है, इसके बाद ये क्लास चलती रहेगी, क्योंकि जो प्रश्नोत्तरी बैच वाले हमारे मित्र हैं ना, वो उनके भी कहने हैं कि मैम एक बार आप पढ़ा दीजिए पूरे प्रश्न, तो मुझे अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। और जो भी छोटी मोटी त्रुटियां होंगी, जो भी डाउट होंगे, जब आप बता देती हैं तो हमको क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर बताती जा रही हूँ और प्रश्न का पैटर्न भी बता दूंगी कि आगामी पेपर में क्या है पैटर्न जो रिपीट हो सकता है। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष आता है यहाँ पर कि बताना है कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? मैंने कहा है कि ये पूरे प्रश्न आपके 2015 से लेकर के और 2024 तक, यानी 8 जनवरी 2025 को जो पेपर हुआ था वहाँ तक के प्रश्न पूरे इसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब ऐड हैं इसमें। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ प्रश्नों का भले मैंने नाम मेंशन नहीं किया है, बाकी वो प्रश्न सब वही हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? तो आपको पता है बिहारी हिंदी वर्ग में आपकी बिहारी हिंदी वर्ग का उद्भव मागधी अपभ्रंश से हुआ है, ये आपको पता है। ये भोजपुरी आती है, मैथिली भी आती है बिहारी हिंदी में, और मगही भी आती है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, और छत्तीसगढ़ी का जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो ये प्रश्न आपके पेपर में ऐसे पैटर्न के प्रश्न आ सकते हैं, बार बार आते हैं, ये आ सकते हैं। ये भी पैटर्न आपके पेपर में रिपीट हो रहा है, ये वाला। ठीक है, कि निम्नलिखित, अच्छा देखिएगा, मैं इकाई 1 अभी नहीं पढ़ाई हूँ कोर्स में, इकाई 1 का मैं प्रश्नोत्तर नहीं पढ़ाई थी। तो यहाँ पर निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। तो जहाँ पे पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आती है क्या? शिमला। अब आप ऐसे थोड़ा सा पेपर में भी ऐसा करिएगा, ABCD आप लगा लेना। ठीक है, फिर मध्यवर्ती पहाड़ी आपका गढ़वाल, भोजपुरी का संबंध आपके हो गया यहाँ से गाजीपुर से, और मगही का संबंध हो गया आपके पटना से। यहाँ पे बिलासपुर के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ABCD आप जाके पहले ए का भी देख लो, पश्चिमी पहाड़ी ए का तीसरा आप देखो कहाँ पे है, और तो ए का तीसरा यहाँ भी, ए का तीसरा यहाँ भी। अब ए का आपको पहला देखना है। ठीक है, ए का पहला कि मध्यवर्ती पहाड़ी का संबंध गढ़वाल से है, और ए का पहला आप देखोगे तो यहाँ पर है। ठीक है, तो यही आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ये भी पैटर्न आपका पेपर में रिपीट हो रहा है। ये दूसरा पैटर्न हो गया जो कि आपके पेपर में आता है। तीसरा पैटर्न आपका ये भी है जो आपके पेपर में रिपीट होता है, अनुच्छेद को लेकर के। अनुच्छेद 343 से लेकर 51 तक प्रश्न में आते ही आते हैं, तो एक बार इनको पढ़ के रखिए। प्रश्न है 2019 में आया हुआ है कि हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो करेक्ट आंसर हो गया आपका कि यहाँ पर अनुच्छेद
आप भी लगाते रहें, राइट आंसर आप भी लगाते रहें। मैं कमेंट की तरफ देख रही हूँ डिम्पल, सबके कमेंट को देख रही हूँ मैं, आप भी इसका उत्तर लगाते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन 351। आगे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली राजस्थानी नहीं है। ये भी पेपर में आपके रिपीट होता है, या तो उपबोली पूछ लेता है, या तो कौन सी बोली राजस्थानी बोली नहीं है, या तो कौन सी बोली है जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, कौन सी बोली है जो कि बिहारी वर्ग में नहीं आती, कौन सी बोली है जो पूर्वी हिंदी में नहीं आती, ठीक है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे मंडियाल भी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। तो ये भी प्रश्न आता है, कौन सी भाषा संविधान की 22 भाषाओं में, क्योंकि भाग 17 में 8वीं अनुसूची के भाग 17 में 22 भाषाओं का प्रावधान है, और हमारा अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक का प्रावधान है। तो ये प्रश्न भी आपके पेपर में बनता है। तो यहाँ पे नेपाली करेक्ट आंसर है कि नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। और एक बार कई पूछ लेता है कौन सा शामिल नहीं है, तो या अधिकतर वो छत्तीसगढ़ी ऑप्शन दे देता है, या फिर भोजपुरी वगैरह दे देता है, दिया भी है आगे। तो अभी आप देखिएगा, एक ये पैटर्न आपका 2019 का है, रिपीट तो होता है, लेकिन इन दिनों ये पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है पुर्तगाली भाषा का। अरे देखो, तौलिया के कई और नाम हैं, हाँ, कुछ लोग तो गमछा बोलते हैं, ठीक है, कुछ लोग पता नहीं और क्या क्या इसको तौलिया को बोलते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी में तो कुछ और ही शब्द बोलते होंगे। अब निम्नलिखित भाषाओं को विकास क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले हम आएंगे कहाँ पर, पहली प्राकृत पे, ठीक है, पहली प्राकृत है ना, फिर इसके बाद सौरसेनी, फिर वर्तमान हिंदी, फिर पूर्वी हिंदी, ठीक है, सॉरी पूर्वी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। तो हम जाएंगे, पहले देखेंगे 2 नंबर से कहाँ स्टार्ट हो रहा, पहली प्राकृत यानी पाली। तो 2 नंबर से कौन सा स्टार्ट हो रहा भैया, ये भी स्टार्ट नहीं हो रहा, ये भी स्टार्ट नहीं हो रहा, ये भी स्टार्ट नहीं हो रहा, और ये स्टार्ट हो रहा है 2 नंबर से, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। पेपर के टाइम पे ये ट्रिक आप मत भूलिएगा, ऐसा है ना, जल्दीबाजी के चक्कर में ये ट्रिक आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों। परीक्षा में ही ये, इसलिए अभी हाल ही में फिर से करवा रही हूँ ये चीज़ें, कि ताकि पेपर के टाइम पे आपको ये क्लास याद आए, पूरी क्लास, यानी जो भी 600 या 700 पेज का मान के ही चलो आप, और फुल एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तो 800-900 के करीब वो पूरी पेज समझ लो कि वो पूरी क्लास हो रही है। तो यहाँ है अगला प्रश्न है, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है। तो देखो, पहले भी ऐसा प्रश्न तो आया हुआ है, बट अभी बहुत कम ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है, फिर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे तारीख जो है वो किसके, अरबी भाषा के अंतर्गत आता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आता है, ये भी पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, नवंबर 2020 में आया था, कि कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं, ठीक है, यौगिक है, रूढ़ नहीं है। जैसे ये रूढ़ शब्द है, इनको आप काट दो, का और ना को अलग करो तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, पा और रा को आप अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन जलद को भी आप इधर अलग करते हैं तो एक शब्द उसका एक सही अर्थ निकल कर आता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो यौगिक है, रूढ़ नहीं है। अगला है, ये पैटर्न आपका खूब रिपीट होता है, भले इस तरह का ना आएगा, लेकिन ये पैटर्न आपको पूरा का पूरा रटा होना चाहिए। कौन सा कंठ ध्वनि है, कौन सा तालव्य ध्वनि है, कौन सा दंत्य है, कौन सा दंतोष्ठ है, कौन सा ओष्ठ है, कौन सा प्रकंपित है, कौन सा लुंठित वर्ण है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि ये पैटर्न आपका अभी भी रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे तालव्य वर्ण कौन सा है, च हमारा तालव्य वर्ण है, ठीक है। कौन सा, च और जा, 1-4 हमारा जो है वो तालव्य वर्ण है। तो 1-4 आपको कहीं नहीं दिख रहा, तो ये यहाँ पर ये जो 2 था ना, मैंने देखा कि इस इकाई 1 में जो मिसप्रिंट है टाइपिंग में, वो केवल 3 या 4 प्रश्नों का है, वो जहाँ पे मैंने आज हाईलाइट कर दिया, क्योंकि मुझे अभी जस्ट ही जैसे आपके एग्ज़ाम फिनिश हुए 29 तारीख को, उसके बाद 30 को और 1-2 को मुझे पूरा एडिटिंग करना है कंप्लीट, कि एक भी त्रुटि ना रह जाए प्रश्नोत्तरी में, और ई बुक को अपडेट करना है। फिर मैं समझ चुकी हूँ कि 2 पुस्तकें ही काफ़ी रहेंगी एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। एक तो मेरा ई बुक, दूसरा मेरा प्रश्नोत्तरी बुक। ये 2 पुस्तक मुझे ऐसा एहसास हो गया कि बिल्कुल
ये 2 पुस्तक जिसने भी अच्छे से पढ़ ली वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, बाकायदा आना चाहिए, A to Z जितना उसमें है वो चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो जो मिसप्रिंट है मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर लिया मेरी बुक में, और वो चीज़ें मैं सुधार कर दूंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती। तो ये भी पेपर में आपके प्रश्न अभी भी रिपीट होता है। आपको पता है अरबी सामी हामी परिवार की भाषा है, आर्य भाषा परिवार की नहीं है। अब थोड़ा फास्ट करती हूँ क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं तो ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, आप भी उत्तर देते रहिएगा, मैं ध्यान से देख रही हूँ आपके कमेंट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। फिर से आ गया, तो तुर्की आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है क्योंकि तुर्की तुरानी परिवार की भाषा है, और बाकी अंग्रेजी, प्राकृत, संस्कृत ये आर्य भाषाओं में शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न फिर आता है, फिर से ये भी पैटर्न अभी भी आपका रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप तो कमेंट हो गया, रहने दो, आप ध्यान से मेरी बात को सुन लो, आप पूरा ध्यान दो, मैं फास्ट कर रही हूँ अब, तो आप मेरी बात पे ध्यान दो। ठीक है, प्राचीन संस्कृत पहले आएगा क्योंकि ये वही संस्कृत है, वैदिक संस्कृत जिसको कहा गया। प्राचीन संस्कृत के बाद आएगा लौकिक संस्कृत। तो एक के बाद तीसरा ऑप्शन आप जाके देखो कहाँ पे है, और ऑप्शन में जाके देख लो तो आपको ऑलरेडी राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक के बाद 3 केवल एक जगह पे है, एक के बाद 3 केवल एक जगह पे है, ये नंबर आपका, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा स्लाइड को छोटा करती हूँ ताकि अच्छे से आपको स्क्रीन दिख जाए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला हमारा जो प्रश्न आता है वो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों, बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ आपको सम्मिलित करना है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न आपका अभी भी रिपीट हो रहा है, तो ये पैटर्न आपको आना चाहिए। ठीक है, ये पैटर्न आपको आना चाहिए। तो राजस्थानी का संबंध आपने देखा कि मालवी से है, पश्चिमी इसके बाद पूर्वी हिंदी का संबंध आप छत्तीसगढ़ी से है, पश्चिमी हिंदी का कन्नौजी से है, और बिहारी हिंदी का संबंध भोजपुरी से है। अब इतना तो आपने कर लिया, तो ये क्या था, ये प्रश्न हो गया। ठीक है, ये तो प्रश्न हो गया। अब हमारा दिमाग कहाँ लगेगा, उत्तर में जा कर के। ठीक है, हम उत्तर में जाएंगे, हम देखेंगे राजस्थानी का कन्नौजी और ए का तीसरा किधर लग रहा। ठीक है, सॉरी, वो राजस्थानी का हो गया मालवी, तो ए का चौथा कहाँ लग रहा और बी का तीसरा कहाँ पे है। ए का चौथा यहाँ पर हो गया, बी का तीसरा यहाँ पर हो गया। क्या और कहीं पर ए का चौथा बी का तीसरा है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ये चीज़ आपको पेपर के टाइम पर ध्यान देना है। जितना ही आपको प्रश्न पढ़ने में टाइम देना है उतना ही आपको समय उत्तर देने में देना है, क्योंकि दिन दोस्तों ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा, बड़ा दिन होता है। तो आपके लिए 3 घंटे बहुत होते हैं। 3 घंटे एकदम पहाड़ जैसा पार्ट लगेगा कि नहीं निकल पा रहा 3 घंटा। ठीक है, चलिए, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो सकती है, यही सारे भारत का माध्यम हो। फिर 14 वर्ष तक की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थियों को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। तो ये दोनों ही राजभाषा आयोग 1955 में सुझाव दिए गए हैं। यहाँ पर ये नहीं दिया गया था कि भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं, ऐसा 55 में बात नहीं कहा गया। और उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ऐसा भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहाँ जाएंगे? ठीक है, आप जाएंगे अपने ऑप्शन पर, और हम देखते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा, अच्छा रुकिए, उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। हाँ, ये भी करेक्ट आंसर हमारा। 1, 2 और 4 हमारा करेक्ट आंसर है। 1, 2, 4 हमारा बी ऑप्शन पे है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि 1955 की बात हो रही है, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि 1957 की बात होगी वो भी ध्यान रखना है आपको। और यदि 1976 अधिनियम की बात होती है, 1968 राजभाषा संकल्प की बात होती है, तो थोड़ा सा यदि विस्तार से पूछता है ध्यान दीजिएगा। बाकी अधिकतर तो 1955 के बारे में ही पेपर में आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी है? ठीक है, दाग फारसी शब्द है। अगला है, ये पैटर्न आपका रिपीट हो रहा दोस्तों। इसकी संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो हाँ, कहा गया है कि संविधान की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये भी कहा गया कि शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। अच्छा, ठीक है, इतना तक तो हो गया। इसके बाद क्या ऐसा, यहाँ पर अब प्रश्न में देखिए कि प्रश्न क्या कह रहा है
क्या 43 में ऐसा कहा गया राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा? तो नहीं कहा गया। कहाँ कहा गया? ये तो 44 में कहा गया। फिर ऐसा कहाँ कहा गया? उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं भी इसको हाईलाइट कर लेती हूँ क्योंकि मैं इस बार देख रही थी कि त्रुटियों को लेकर मैं समझ गई थी कि हर कोई हो सकता है मेरे नज़रिए से चीज़ों को नहीं देखता, ठीक है। तो त्रुटियाँ कहीं भी ना रहें, आप मेरे बगैर भी अपना स्टडी कर पाएँ, है ना, मतलब मेरे बगैर भी आप ये पुस्तक पढ़ पाएँ। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे एडिट चीज़ें एडिट मैंने डाल दिया है, मेरे को एडिट यहाँ पे करना है, ओके, ठीक है। अब देखते हैं तो ये कहाँ कहा गया? अनुच्छेद 48-49 में कहा गया है, ठीक है। तो 1-2 हमारा करेक्ट आंसर है ना। 1-2 हम देख लेते हैं कहाँ पर है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं? तो यहाँ पे रूढ़ शब्द है, ठीक है, वो पीला है। तो पीला को आप अलग अलग करते हैं पी और ला को, तो वो आपका रूढ़ शब्द है, यौगिक नहीं है। अगला फिर से ये पैटर्न भी आपका अभी भी रिपीट हो रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कि पश्चिमी हिंदी का संबंध बुंदेली से है, पूर्वी हिंदी का संबंध बघेली से है, बिहारी हिंदी का मगही से और राजस्थानी हिंदी का मेवाती से। यहाँ से 5 प्रश्न निकल कर आएंगे और 5 प्रश्न आपका इसी ओल्ड पेपर के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा आपको अभी ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है, बस हाँ ये है कि थोड़ा क्षेत्र वगैरह आप देख के रखना, ठीक है। तो एक आप देख लो दूसरे नंबर पे कहाँ पर है, और एक का दूसरा केवल एक जगह पे है, और बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे फिर बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, ठीक है। रिपीट प्रश्न है, हमने ऊपर पढ़ा 2019 में कि अरबी हामी सामी परिवार की भाषा है, जो कि 21 में फिर रिपीट हुआ। तो 10 से 15 प्रश्न हैं जो कि रिपीट होते हैं। अभी देखो एनटीए के मन में क्या चल रहा है माइंडसेट, वो तो अभी नहीं बता सकती, लेकिन हाँ पैटर्न पेपर का यही होगा। हो सकता है वहाँ पे चीज़ें कुछ अलग रखें, कथन वथन कुछ अलग रखें, भूमिका वगैरह कुछ अलग रख सकते हैं। तो पहले पूरा आज और कल तक में मैंने कहा कि पूरा मैं पहले पढ़ा दूंगी, और पढ़ाने के बाद जो मुझे लगेगा कि कुछ नई चीज़ें हैं जो बतानी चाहिए, वो कथन हो सकते हैं और भूमिका हो सकती है, ठीक है। चलिए अगला है, अब ये फिर से रिपीट हो रहा है। कामता, ये प्रश्न एक बार आया हुआ है ऊपर, बट वहाँ पे कामता प्रसाद गुरु का नाम नहीं दिया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेंशन कर दिया कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार हमें सही क्रम बता दीजिए। तो पहले आता है क्या? सौरसेनी, ठीक है, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर इसके बाद नागर, फिर आपका वर्तमान हिंदी। सौरसेनी, हाँ सौरसेनी, पहले आप तो देखो सौरसेनी को जाके पकड़ो कि सौरसेनी कहाँ है, ठीक है। सौरसेनी, फिर नागर अपभ्रंश, सॉरी हाँ सौरसेनी, फिर नागर अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। तो एक के बाद दूसरा कहाँ पे है, ठीक है। 1 2 3, हाँ ये आपका ए नंबर ही करेक्ट है, 1 2 3 4, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, फिर से ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न अभी भी रिपीट होके आएगा, आप देख लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। राजभाषा आयोग कब लागू हुआ था? 1955 में। अब इसमें राजभाषा संकल्प छूट गया है, तो वो आपको कहीं दूसरे वाले में मिल जाएगा, कहीं दूसरे अभी आप जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो जब रिपीट हुआ था उसके जस्ट ही दूसरे पाली में सेम पैटर्न का अलग अलग आ गया था उत्तर। तो राजभाषा आयोग 1955 में जारी हुआ, फिर राष्ट्रपति का आदेश 1960 में, फिर राजभाषा अधिनियम 63 में, और राजभाषा नियम 76 में। अब जाके देख लो एक का दूसरा कहाँ पर है, और जहाँ पे एक का दूसरा हो, यहाँ पे एक का दूसरा तो है, और जगह पे देख लीजिए कहीं तो नहीं है। तो यहाँ भी नहीं है एक का दूसरा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, आपका 1 नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? देखो ये पैटर्न पहले रिपीट होता था, बट अब रिपीट नहीं हो रहा अभी, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो कवि है राय है, राय शब्द तद्भव नहीं है, तत्सम शब्द है, ठीक है। अगला है, ये भी पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है, चाहे ये पैटर्न आपका क्रम लगाने के लिए आए वर्णों को लेकर के, या सही जोड़ी मिलान करने के लिए आए, या फिर छांटने के लिए आए, ठीक है, या फिर कूट में आए। 4 प्रकार में से कोई सा एक प्रकार पक्का इस तरह का प्रश्न आपका आ रहा है, तो ये पैटर्न आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ओष्ठ है, जो ऊँट से बोला था वो क्या है? पा वर्ग है, ठीक है। दंत चा है, कंठ यहाँ पे ग है, और कंठ तालव्य
अच्छा वॉइस चली गई थी, वो सेल उसका वो हो गया था। ए ला ये वाला सेल लगा दो चार्ज में लो, क्योंकि आज पूरा दिन क्लास करना है और रात में भी क्लास करूँगी। इसको लगा दो चार्ज में, यहीं पे लगा दो, वहाँ पर लगा दो लो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला। तो हम ये देख रहे हैं कि तालब यहाँ पर चाहे, तो हम पहले ए का देखेंगे दूसरा कहाँ पर है, ऑप्शन में जाएंगे, ए का दूसरा हम देखें। अब सही है ना वॉइस, अभी तो सही है ना भैया, बता दीजिए, ठीक है। तो पहले जाएंगे हम देखेंगे ए का दूसरा कहाँ पर है, और ए का दूसरा केवल लगता है एक जगह पे, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। 24 का नहीं बताई हूँ क्या, बताई हूँ राय। मतलब पूछ रहा है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ठीक है। तो तद्भव हो गया हिंदी शब्द, ठीक है, और तत्सम हो गया संस्कृत शब्द, है ना। तो पूछ रहा बताओ तद्भव शब्द नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं, देखो उसी पैटर्न में फिर आ गया, अब तत्सम नहीं है, ठीक है। तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, यहाँ पे किसान जो है, कृषक हो गया तत्सम शब्द, ठीक है। कृषक संस्कृत भाषा का शब्द हो गया और किसान तद्भव भाषा का शब्द हो गया, है ना। तो पूछ रहा है कौन सा तत्सम नहीं है, संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है। तो ये किसान है, किसान तत्सम नहीं क्योंकि किसान कौन सा है, तद्भव भाषा का शब्द है, ठीक है। ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है, देखो सामी हामी परिवार की भाषा नहीं है, तो अरबी भी है, ठीक है, हफ्सी भी है, यहाँ पे फारसी जो है दोस्तों, फारसी सामी हामी परिवार की भाषा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं, फिर से प्रश्न है, देखो यही चीज़ फिर आ गया ना, अगले सत्र में अभी ऊपर पढ़कर आए थे, जहाँ पर कुछ इसी तरह का प्रश्न था और कुछ चीज़ें बदल गई थी। तो राष्ट्रपति का आदेश कब जारी हुआ, 1955 में, ऑलरेडी वहाँ पर था। आपका कौन सा नहीं था, आपका संसद की राजभाषा समिति का सुझाव 1959 में, तो ये नहीं था। राजभाषा अधिनियम भी था वहाँ पर 63 में, और राजभाषा संकल्प 1968 में, ठीक है। दो चीज़ें नई आ गई थी यहाँ पर। तो हम देखते हैं ए का दूसरा कहाँ पर है, और फिर जाएंगे हम ए का दूसरा देखेंगे। ए का दूसरा हमें डी ऑप्शन पे मिल गया, ये हमारा करेक्ट आंसर है। यदि ये पैटर्न आप पूरे पेपर में, चाहे इकाई 1 से लेकर के इकाई 10 तक के पैटर्न में यही आप फॉलो करते हैं, आप देखना आप बहुत अच्छा कर पाएंगे पेपर में। यदि ये वाला आपको, ये ट्रिक आपको याद रहेगा, एक तो एलिमिनेट करना, और दूसरा आपको ये देखना कि कौन सा ऑप्शन में पहले नंबर पे दिख रहा है, ठीक है। आपको 4-5 कुछ ये पढ़ने की, इतना ज़्यादा आपको माथा पच्ची करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अधिकतर प्रश्न आपका 40 से 45 प्रश्न आपका कूट में रहेगा, इसी तरह से रहेगा, जो आपको चाहे वो सही जोड़ी मिलान करना हो वो भी आपको इस तरह से रहेगा। तो ये पैटर्न आप ये थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पेपर में नहीं बनता हुआ प्रश्न भी आप करेंगे, या थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा है दिमाग लगा लेंगे। तो ये फिर रिपीट हुआ, तत्सम शब्द नहीं है, तो अक्षर जो है वो तत्सम शब्द है, सॉरी तत्सम है पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख लो तत्सम कौन सा है, तत्सम शब्द। अब आपको पता है बयार तो वैसे भी तत्सम है, तत्सम है, ओहो हो अग्नि का आग होता है, ठीक है। ए ओहो ये तत्सम है अक्षर, इसका तत्सम इसका जो तद्भव है वो आखर होता है, ठीक है। तो तत्सम शब्द कौन सा है, अक्षर जो है तत्सम शब्द है। फिर आ गया निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, फिर आ गया शामिल नहीं है अरबी, अरबी सामी हामी परिवार की भाषा है, कितनी बार रिपीट हो करेगा एनटीए, ठीक है। इकाई 1 तो उनको लगता है प्रश्न नहीं मिलता था तो बार बार वही चीज़ रिपीट करते थे, फिर आ गया 22 में। अब ये चौथी बार यहाँ मेरे को रिपीट मिल रहा है ये वाला प्रश्न, अब ये भी 5वीं बार मुझे मिल रहा है कि कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। फिर तुर्की, तुर्की तुरानी परिवार की भाषा है, 2022 में फिर आया द्वितीय पाली में, फिर रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ, तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है, तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लो आज्ञा, ये स्वामी आ रहा है, ये पूरा दोस्तों आपके किसमें, कामता प्रसाद गुरु के बुक में है ये पूरा चीज़, ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पर राय जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। अगला है
कि भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो खालिक बारी, यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? फिर से आ गया ये रिपीट, 7 जून 1955 को। अभी भी हम ऊपर ऊपर पढ़े थे। फिर प्रश्न आया, हाँ ये प्रश्न आपका अभी भी रिपीट होता है, ठीक है, कि बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? तो बघेली आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। सौरसेनी, ठीक है, अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। तो ये थोड़ा सा आप अपने से, ठीक है, ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी का विकास हुआ है, तो अपने से थोड़ा सा बोलने का प्रयास कीजिएगा। अभी भी ये रिपीट हो रहा है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? ठीक है, तो झा यहाँ पर स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि है। अगला प्रश्न है, स्वर ध्वनि के संबंध में आपको फिर से बताना है। एक चीज़ आप ध्यान देना, ये यहाँ पर देखो, हो सकता है बहुत सारे प्रश्न आपसे बने ना बने। कभी कभी होता है मैं ऐसे प्रश्नों को देख करके हम डर जाते हैं और हम परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाते। तो ऐसे प्रश्नों को हमें डरना नहीं है। पहले बड़ा बड़ा लिख के आ गया तो हम डर गए। पहली बात देखो क्या कह रहा है कि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जाता। अरे स्वर स्वतंत्र हैं, स्वर स्वयं अपने आप में एक स्वतंत्र हैं, ठीक है, स्वर का स्वतंत्र उच्चारण होता है। पहली बात तो ये तो आपने कट किया क्योंकि ये पहली बात ही गलत कह रहा है। हमेशा ध्यान रखना, जब कहता है कि तथ्यों पर विचार करें तो विचार करने का मतलब होता है सही बताना। अधिकतर मैं ये चीज़ एनटीए का नोटिस की हूँ, विचार करने का अर्थ वो सही बताना ही लेते हैं, ठीक है। फिर अब हाँ, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा आबाद गति से निकलती है। अब सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते। क्यों अक्षरिक होते हैं? क्यों सभी स्वर अक्षरिक हैं, वो अक्षर में तो हम मेंशन करते हैं उसको। तो जाके करके ना आप 1-4 को हटा दो पहले। ये भी है, मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। हाँ, हर्ष दीर्घ बिल्कुल सही है। 1-4 हटा दो जहाँ जहाँ पे हो। यहाँ पे 4 हमने हटाया, यहाँ पे 1 हमने हटाया, यहाँ पे 1 हमने हटा रहा। हमारा 2, 3, 5 करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्रिया के संबंध भी आप देखो। अब मान लो ये यहाँ पर ऐसा है, क्रिया के संबंध में हो सकता है कोई और आ जाता है, कोई और प्रश्न आ गया। चलो ये आपने इसको पढ़ा, आपको तो आ रहा है। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है सकर्म। अरे क्रिया का फल कर्म नहीं कह रहा, अरे कर्ता नहीं कर्म पर पड़ेगा। कर्म करने से ही तो क्रिया का अर्थ है, ये कर्म है, क्रिया करना। अभी मैं कौन सी क्रिया कर रही हूँ? आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं अकेली करता बस बैठी होती तो कोई मतलब नहीं निकलता। मैं कर्म कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता, तो ये गड़बड़ हो गया पहले ही। फिर जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं, समाप्त क्रिया कहलाती, बिल्कुल सही है। फिर जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में ये हो जाएगा आपका विधान किया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। देखो यहाँ फिर से एक है कि अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। अब अभी पकड़ो, क्या रहे, कह रहा है अकर्मक। अरे भाई आप पहले अकर्मक कह रहे हो, अकर्मक में किसी कर्म का होना कहाँ से अनिवार्य होगा? हम सकर्मक क्रिया में तो कर्म को ऐड करेंगे। तो हम जा कर के 1-4 को पहले काटेंगे। हम गए, हमने 1-4 को काटा, 1 को हमने इधर काटा, 4 को हमने इधर काटा और 4 को हमने इधर काटा, फिर हमारा ये आंसर निकल गया। तो थोड़ा सा आप चीज़ों को ध्यान से करेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। फिर से ये भी पैटर्न फिर रिपीट हो रहा है। तत्पुरुष समास यहाँ पे है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है और बहुब्रीहि समास है। कोई एक सा भी आप पहले पकड़ लो, ठीक है। कोई एक सा आप पकड़ोगे तो आप आंसर कर पाएंगे। आपको पता है डैश डैश वाले, जिसके मतलब सामने बीच में डैश लगा होता है, वो द्वंद्व समास होता है, ठीक है, लवकुश। फिर आप और कौन सा क्लियर हो? यथामति, अव्ययी भाव, ठीक है। शिव के लिए आलय, ठीक है, शिव के लिए आलय आपका शिवालय, आपका तत्पुरुष समारोह, क्योंकि शिव के लिए हो रहा है, ठीक है, शिव के लिए। और इसके बाद बहुब्रीहि आपका चक्रपाणी हो जाएगा। तो आप एक बार जाओगे ऑप्शन पे, आप पहले तो ऐसे भी जाके मिला लेना, देखना तत्पुरुष समास 1 का तीसरा किधर है भाई? 1 का तीसरा एक जगह पे है, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा ये क्रम, ये भी देखो कितना अच्छा है। मान लो, चलो माना कि आपसे नहीं बन रहा, ठीक है, मैं मतलब मेरे उद्देश्य आप देखना कि चलो आपसे नहीं बन रहा, ठीक है, ऐसा हुआ। आपको बताओ राधा कृष्णन आयोग कब बना था? कब बना था? 1948।
आपने ये चीज़ बार बार पढ़ी है आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, ये जो गठित 1945 में, ये ओल्ड पेपर में कई बार अभी 3 से 4 बार आ चुका है। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था, तो ये पेपर में कई बार रिपीट हुआ। ठीक है, अब और क्या आपने देखा, आपने देखा कि काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति का गठन हुआ था। कब? 1900 से 35-40 के बीच में। मैंने ई बुक में रखा हुआ है इसका, कि जब तिलक फांट तिलक फांट 190 टाइप का तिलक फांट तैयार होता है, उसके बाद ही काका कालेलकर की भी अपना एक 12 खड़ी का सुझाव देते हैं। अब ऑप्शन में जाओगे, क्या करोगे? ठीक है, क्या क्या 39 का डी, हाँ सही बात, 39 का डी होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब जाके आप देखो पहले, अभी ये और आपको बाकी का याद ही नहीं है। अब आप सीधे पीछे जाओगे यहाँ पर। ठीक है, आप पीछे से करोगे, आगे का कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं। यहाँ भी आप देखोगे 1948 वाला यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और आपने 1945 वाला यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है 45 वाला। ठीक है, ये आचार्य नरेंद्र देव समिति। अब मैंने कहा कि आपने ये चीज़, ये थी आपने मेरी ई बुक पढ़ी होगी लिपि के बारे में, तो काका कालेलकर आपके आते हैं। ठीक है, काका कालेलकर को आप देखोगे, लेकिन अब आपको ये चीज़ पता नहीं है, तो कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज़ पता नहीं है तो आप आंसर नहीं लगा पाओगे, आप तब भी उत्तर लगाओगे। और यही ट्रिक था मेरे उस दिन उत्तर लगाने का। ये मुझे वो दिन याद है जब मैंने ये उत्तर लगाया था। मैं खैर वो बातें जब मैं याद करती हूँ मैं बहुत थोड़ा नर्वस भी हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत बार बार नेट हो रहा था ना, एक ये भी कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मैं उस लेवल पे हूँ अभी। मैं जब कुछ लोग का सुनती थी, बोलते थे मैम एक बार नेट निकला 2018-19 में, इसके बाद मेरा कभी नेट निकला ही नहीं। तो वो चीज़ ही मेरे को थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव करती थी मुझे, कि मैं हूँ अभी उस लेवल में हूँ। बेशक मैं बहुत सारे काम करने के बाद पढ़ा रही हूँ, पर मैं हूँ। चलिए, तो हम देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा आता है 41 नंबर का प्रश्न है कि भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बिल्कुल सही बात है। भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न फिर आता है हमारा, प्रश्न है 42 नंबर कि बघेली बोली के अन्य दो नाम है लरिया खलटाही। हमने वैसे ही पकड़ लिया कि ये बघेली बोली का अन्य नाम नहीं है लरिया खलटाही, तो अन्य नाम छत्तीसगढ़ी का है। ठीक है, तो हमने ये बात पकड़ा, तो यहाँ पे एक तो कट हो गया। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी बहुत कम अंतर है। बिल्कुल सही बात है। तो ए को असत्य पहले देखिए किधर है, कथन एक असत्य है, कथन दो सत्य है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे प्रश्न फिर आता है, कौन सा है? देवनागरी लिपि के विकास क्रम के बारे में बताना है। चलो, ये 23 का प्रश्न है। मान लो ये भी नहीं बन रहा, तो कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। अच्छा, और ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, नागरी लिपि, आपका आगे भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, ये प्रश्न एनटीए ने डिलीट किए थे। जो प्रश्न एनटीए डिलीट करता है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे टाइप की थी। हिंदी में अनुनासिक व्यंजन यानी नासिक के व्यंजन पंचम वर्ण होते हैं। ठीक है, मतलब नाक से जो उच्चारित होते हैं वो पंचम 5 हैं या पंचम करें। ये भी आपका ओल्ड पेपर है। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? तो 1955 में ही। ठीक है, 47 नंबर का 1955। आप ध्यान से सुनते जाइए और आज आप पूरी क्लास को सुनिएगा। ठीक है, ओहो 1957, सॉरी 1957। आप ध्यान से आज क्लास को सुनिएगा। ठीक है, अगला है बुंदेली बोली की उपबोलियाँ। ये पैटर्न रिपीट होता है। बेशक यहाँ बुंदेली का पूछा गया है, हो सकता है मारवाड़ी का पूछ ले, हो सकता है मेवाती का पूछ ले, हो सकता है आपका कि ब्रज भाषा का पूछ ले, खड़ी बोली का पूछ ले, छत्तीसगढ़ी का पूछ ले, ब्रज किसी और का पूछ ले। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। यहाँ पे भदौरी, बनाफरी, खटोला करेक्ट आंसर है। बनाफरी का तो बहुत बार पेपर में आता है, क्योंकि बुंदेली की बनाफरी बोली में ही आला खंड लिखा गया है। चलिए, अगला है देवनागरी लिपि के बारे में कुछ यहाँ पे तथ्य मिलते हैं, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। तो नाग लिपि से नागरी लिपि नामकरण नहीं हुआ? अरे भाई हुआ है, ऐसा भी विद्वान मानते हैं। देवनागरी की वर्णमाला वर्णक्रम वैज्ञानिक है। हाँ, नगरों में प्रचलित होने के से देवनागरी नाम पड़ा। ये थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, तो मैं इसको थोड़ा सा एरर को देख लूँगी। मैंने ऑलरेडी इसको हाईलाइट कर दिया जो भी एरर था।
फिर गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। देवनागरी लिपि अक्षरिक नहीं है तो अक्षरिक ही तो है, ठीक है, अक्षरिक ही तो है। तो पहले हम तो ऑप्शन में जाएंगे, क्या करेंगे, 5 नंबर को काटेंगे, ठीक है, 5 नंबर को पहले हटाएंगे। देखते 5 किधर किधर है, यहाँ 5 हमने हटाया, अच्छा एक जगह पे है। और हमें कौन सा हटाना है, कुछ था और ना कि इसका अच्छा ना नहीं हुआ है ना, तो ये 1 नंबर भी हम हटाएंगे। तो 1 नंबर यहाँ पे है, 1 नंबर यहाँ पे है। अब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगला है अवधि और ब्रज के बारे में फिर से हमें बताना है, इसकी विशेषताओं के बारे में, कि अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से, बिल्कुल सही है। अवधि में ए औ स्वर का उच्चारण आई औ, यहाँ पे क्या होगा, औ, ठीक है, औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ये स्वर ए औ के रूप में होता है। अच्छा, फिर ध्वनि के स्तर पर अवधि आकारांत है जबकि ब्रज उकारांत है। फिर अवधि में क्षतिपूर्वक दीर्घाकरण की प्रवृत्ति अधिक है, ब्रज में कम। ये यहाँ पे 5वां ऑप्शन है, आप मिलान कर लेना। अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वा परसर्ग जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है जबकि ब्रज में प्रायः ऐसा नहीं होता। चलिए अब हम लगा लेते हैं उत्तर की ओर आते हैं। पहले हम कट करते हैं किसको, हम देखते हैं यहाँ पर कि ए नंबर तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ए नंबर बिल्कुल हमारा सही है। हम किसको देखते हैं यहाँ पर कि हमारा जो 4 नंबर है, कह रहा है कि अवधि में क्षतिपूर्वक दीर्घाकरण की प्रवृत्ति अधिक है, ब्रज में नहीं। ऐसा नहीं है, ब्रज में भी ब्रज भाषा में दीर्घाकरण आपको देखने को मिलता है। दीर्घाकरण मतलब ऐसे वाला आ बड़ा, फिर आओ ये वाला, ठीक है। तो पहले जा कर के आप तो जहाँ पे 4 नंबर में कोई डाउट लग रहा है जाके पहले काट दो। 4 नंबर यहाँ था काटा, 4 नंबर यहाँ था काटा। अब हम किसको काटेंगे, एक और ऑप्शन हम देख रहे हैं, वो है ध्वनि के स्तर पर अवधि आकारांत है जबकि ब्रज उकारांत है, ठीक है। क्या ब्रज में ऊ शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है, ठीक है, तो जाके हम उसको भी काटेंगे 3 नंबर जहाँ पे होगा, और डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर निकल के आ गया, ठीक है। ये एक पैटर्न यहाँ पर ये पेपर के टाइम पे भी आपको याद आएगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रख, जैसे ऐसे प्रश्न आ गए ना तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। यहाँ पे क्या होगा, टा टा ठा डा और ढा, ठीक है। तालव्य, मूर्धन्य, कंठवच। कंठ कौन सा है, कंठ क ख ग घ घ। तालव्य है आपका च ठ ड ढ, मूर्धन्य है आपका ये, और वश है ये। अब जाकर के ए का तीसरा आप ढूंढ लो भाई, ए का तीसरा जिधर है आप लगा दो, ए का तीसरा यहाँ भी, ए का तीसरा यहाँ भी, तो कौन सा ढूंढेंगे हम, इसके बाद बी का हम पहला ढूंढेंगे, ए का तीसरा बी का पहला, ए का तीसरा बी, ये यहाँ पे है 4 नंबर हमारा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है कि जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वही राष्ट्रभाषा होती है। किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है वह भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती है। अब हमें उपयुक्त कथनों में सही विकल्प का चयन करना है। चलिए आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, आप केवल 2 दिन मुझे दो, आप 2 दिन, आपने इतनी तैयारी की, बहुत अच्छा किया, आप 2 दिन मुझे दो, आज और पूरा दिन कल, ठीक है। आज और कल मतलब पूरा मैं यहीं बैठ करके, मेरे को भूख लगेगी, भोजन पानी में थोड़ा सा यहीं पे कर लूँगी, बट मेरे को अभी आपके साथ समझौता नहीं करना है। ये कि आपका क्लास छूट जाए, लास्ट टाइम आप मेरे स्ट्रेटजी को सुनो पूरा, मेरा इकाई 1 से इकाई 10 तक का पूरा मेरी बात सुनो आप, ठीक है। जो लोग क्लास मिस कर रहे हैं वो बहुत गलती कर रहे हैं। मानती हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, सब कुछ करा है, लेकिन लास्ट में आप प्रश्नों को आप एक बार देखो, आप ध्यानपूर्वक चित्त लगा के सुनो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लास्ट में रिवीजन न करने की वजह से हम नया पढ़ने में चले जाते हैं और हम चीज़ें गलत कर जाते हैं। तो प्रश्न लगाने से है कि आपका जो दिमाग है वो ताज़ा तेज रहेगा, ठीक है। तो पूरा दिन आज और कल मुझे दो, मैं आज और कल तक में पूरा इकाई 1 से 10 तक का पूरा कॉन्सेप्ट, ये प्रश्न पहले पढ़ाऊंगी, इसके बाद जाऊंगी कॉन्सेप्ट पर। जब मुझे लगेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट आपका पेपर में आने का चांस रहता है ना, वो मैं कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हाईलाइट कर रही हूँ और उन्हीं के अनुसार मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी, ठीक है। या तो मैं फेस टू फेस लूँगी, आपको गूगल मीट पर लूँगी, कैसे भी करके लूँगी, बट मैं आपको बताऊँगी।
और हर यूनिट का अलग अलग वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, हर यूनिट का अलग अलग वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। इकाई 1 चल रहा है ना, इकाई 2 पे आऊंगी तो अलग रिकॉर्ड करूंगी, फिर इकाई 3 का अलग, इकाई 4 का अलग। ठीक है, पैटर्न बताती जाऊंगी। देखो सेम पैटर्न है तो ये आगे बढ़ जाऊंगी कि हाँ ये पैटर्न रिपीट हो गया है, इस पर टाइम नहीं देना है। ठीक है, इकाई फिर उधर 5 6 7 8 9 10 पूरा एक तरफ से अंतिम प्रहार मैंने लिख भी दिया है कि ये अंतिम प्रहार वीडियो है। ये आपकी वीडियो जाएगी जो मैंने आपको एक टाइम टेबल दिया था, एक उस पर भी काम करूंगी। हाँ 1 to 10 पूरा करूंगी, 1 to 10 एक क्रम से, ऐसा नहीं कि पहले इकाई 1 पढ़ा रही फिर इकाई 10 पढ़ाऊंगी, नहीं। इकाई 1 के बाद इकाई 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 ऐसा करूंगी। और हो सकता है कल शाम तक मैं पक्का इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है ना, तो चलिए आ जाते हैं। राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में आपको असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, देख लेते हैं। 43 में कहा गया कि के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगा, यहाँ पे राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि में लिखे। अच्छा ऐसा इन्होंने लिख के दिया है, ओके। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी और लिपि में लिखित हिंदी है। हा, ऐसा इन्होंने लिख के दिया था कि मैंने ऐसा सुधार किया। थोड़ा सा मैं जाऊंगी प्रश्नों पर जाना चाहूँगी, क्योंकि मैंने जैसे कॉन्सेप्ट रखा क्या इन्होंने भी वही रखा। एक सेकंड, बात तो सही लिखा है इन्होंने, ठीक है बात तो सही लिखा है, पर बस थोड़ा सा देख लेती हूँ। अच्छा ऐसा है, सही है, ऐसा ही लिखा भाई उन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ सही है। अनुच्छेद 350 में भाषागत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध न करे तब तक न्यायालयों में सभी कार्य द्विभाषी होंगे। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं तथा हिंदी को सरकारी प्रयोजन में स्वीकार कर सकेगा। फिर अनुच्छेद 51 में कहा गया कि हिंदी भाषा के विकास के लिए हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को जोड़ा जाए। देखो इसमें लग रहा ना कि कैसे निकाल दें, कह रहा है असत्य निकाल दो। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सत्य सत्य पे अच्छा मैं जब कल मैं पूरा इसको एनालाइज कर रही थी तो जितने भी असत्य सत्य असत्य सत्य सब पे मैंने हाईलाइट कर दिया रेड कलर से। अपनी बुक में, जो बुक मेरे पास है, रेड कलर से हाईलाइट कर दिया, है नहीं है, सत्य असत्य विचार करो, ये वाली। ठीक है, ताकि ये चीज़ें ना तुरंत कैच हो जाए। तो क्या नहीं है आपको पता है, यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है दोस्तों, सी ऑप्शन के बारे सी और डी दोनों ही गलत हैं कि 48 के अनुसार संसद विधान ये तो यहाँ पे ऐसा दुभाषी का बात ही नहीं किया। इन्होंने कहा हम अंग्रेजी में ही, हम भैया अंग्रेजी में ही सारा कार्य करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो भाषा थी अंग्रेजी में ही है। अच्छा बामन फिर से बताना है, ओके बताती हूँ। ठीक है, अंग्रेजी में ही है। अच्छा ठीक है, तो हमने सी नंबर को पहले काटा जा करके क्योंकि सी असत्य है। फिर डी क्यों सत्य है, कहा कि 45 के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं, एक या अधिक नहीं, ठीक है भाषाओं हिंदी को सरकारी प्रयोजनों में स्वीकार कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ भी इस तरह से देखो नहीं कहा गया था, राज्य का नहीं कहा गया है, एक राज्य का विधानमंडल। ठीक है, एक या हाँ विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक, एक या दो, ठीक है ऐसा कहा गया था। और फिर आपका 47 में कहा, 45 या 47 में कहा गया था एक राज्य की बड़ी जनसंख्या यह चाहता है कि हमारे राज्य में जिस भी भाषा को वो चाहते हैं कि हम राज्य में ऐसा ज्ञापन स्वीकार कर दिया जाए कि हम अपनी भाषा में अपनी बात को या सरकारी कामकाज के लिए हमें उस भाषा का प्रावधान कर दिया जाए संसद द्वारा। ठीक है, तो वो 47 में कहा गया था, ये 45 में ये बात भी नहीं कही गई है। अच्छा ठीक है, अभी कर देती हूँ भाई, बता रही हूँ। तो सी डी हमारा यहाँ पे जो है वो असत्य है। अच्छा क्या कह रहे हैं, हम एक बार इसको देखें, 52 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वही राष्ट्रभाषा होती है। देखो एक प्रकार से बिल्कुल बता दें, हिंदी भले हमारी राजभाषा है लेकिन ठीक है
हाँ, सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे, बिल्कुल रिकॉर्ड क्लास मिल जाएगी यहाँ पर। हिंदी भले मेरी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन वो भी राजभाषा है, लेकिन तब भी वो राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त करती है। क्यों करती है? क्योंकि आज आपको पता है 60 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं। आज भी 60 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं। पहली बात सत्य है। दूसरा बात क्या है, यहाँ पे लिखा गया है कि किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है, वह भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती है। उपयुक्त कथनों पर हमें विचार करना। देखो, हम फिर से अपना एक सेंस आप लगाओ। बेशक अभी तक हमारी भाषा को राजभाषा का दर्जा ही दिया गया। अपन हमारी जितनी भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है। तो वैसे तो आपने देखा होगा कई सारे पुस्तकों में है कि 5000 भाषाएं, 3000 भाषाएं आज भी हमारे यहाँ बोली जाती हैं, ठीक है, विश्व में। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि जिस भाषा को लोग जितना ज़्यादा प्रशंसनीय बना रहे हैं, जितना ज़्यादा उसमें हमारे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, कहीं ना कहीं सिर्फ सरकार को छोड़ करके बाकी हम उस भाषा का बहुत सम्मान करते हैं, और वो भाषा हमारे राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त करती है। तो अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी भाषा को मानते हैं कि नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी एनटीए का मानना है कि हमारा जो करेक्ट उत्तर है वहाँ पे ए और एक ही करेक्ट है। ए और आर दोनों ही सत्य हैं, ठीक है। कि किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषा होती हैं, किंतु जो भाषा, यहाँ पे लिखा भी है किंतु परंतु, जो भी है, जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है, वह भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती है। बात यहाँ प्रतिष्ठित होने की कह रहे हैं, संसद की तो कोई बात आ नहीं रही है, ठीक है, सरकार की तो बात आ ही नहीं रही है। तो उनका अपना एक निजी ओपिनियन था एनटीए का, उन्होंने ऐसा प्रश्न हमारे समक्ष रखा, कॉमन सेंस का प्रश्न था, ठीक है। चलिए आगे फिर एक प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न आता है हमारा छत्तीसगढ़ी के संबंध में। तो हाँ ठीक है, छत्तीसगढ़ी का संबंध ग्रेसन ने अर्धमागधी से माना, सही है। यहाँ पे है वंचित तथा गोट राजाओं के संरक्षण में समान जनता की बोली के रूप में छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। फिर छत्तीसगढ़ी भारोपी परिवार के भारत ईरानी वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की बोली है। और फिर एक और यहाँ पर ऑप्शन आता है कि गोड़ानी छत्तीसगढ़ी बोली का एक रूप है। ये तो यहाँ हमें क्या, हमें असत्य का चयन करना था, जो कि 4 नंबर हमारा असत्य है कि गोड़ानी छत्तीसगढ़ी बोली का एक रूप है, ठीक है। तो ये हमारा असत्य है दोस्तों। फिर से एक प्रश्न आता है हमारा कि पूर्वी हिंदी का भी, अब देखो ये कॉन्सेप्ट अभी तक ऊपर आपने देखा एनटीए का कॉन्सेप्ट कितना सरल सरल था। अब जब 24 में आते हैं, ये नेट 27 अगस्त का प्रश्न है, जब हमारा 18 जून का पेपर कैंसिल हो गया था, ठीक है, 2024 का। तो ये जो हमारा रिपीट पेपर हुआ था, ठीक है, रीनेट हुआ था, वो हुआ था 27 अगस्त को। और रीनेट का पेपर था जिसमें दिया गया था, अब देखो पैटर्न थोड़ा सा बदला, प्रश्न वही है जो आप पढ़ कर आए हैं, बस यहाँ पर ये इन्होंने कूट में रख दिया भाई, ठीक है। तो इन्होंने रखा कि पूर्वी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश हुआ, पहली गलती, क्योंकि पूर्वी हिंदी का विकास तो अर्धमागधी से हुआ है, हमने पहली गलती पकड़ी एनटीए की, ठीक है। और मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, तो पूर्वी का नहीं हुआ, हमने कट किया। फिर लंका में पाली को ही अर्धमागधी कहा जाता है। अब ये आपको भले आपने नहीं पढ़ा, अब आपको डरना नहीं है कि हमने लंका में पाल का तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं भैया। फिर अर्धमागधी कौशल के आस पास विकसित हुई। अच्छा, अब एक काम करो, आप चले जाओ कहाँ पे, आप जाओ पहले एक नंबर को काट कर आओ, जाओ आप ऑप्शन में जाओ और एक नंबर को काटो पहले, जहाँ पे ए नंबर हो आप काट दो। यहाँ पे ए नंबर था, हमने इसको काटा, अब ये तो हमारा बिल्कुल भी नहीं है। और हम किसको काटेंगे, राजस्थानी भाषा का विकास और सैन्य अभ्रंश बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन कहाँ पे सही है, डी यहाँ भी सही है, डी यहाँ भी सही है, डी यहाँ भी सही है। अब क्या करोगे, तीसरी सदी के लगभग विकृत शब्दों में आप भ्रष्ट को अभ्रंश काटता है, ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है। अब आप किसको काटोगे, आपको पता है अर्धमागधी कौशल से नहीं, आपको कौशली अवधि भाषा की विकसित बोली है, ठीक है। जो आपकी कौशली है वो आपकी क्या है, अवधि भाषा से उसका संबंध है, अर्धमागधी से नहीं है, ठीक है। तो आप ये प्रश्न क्या कहता है, कहता है भैया आप एक काम करो, असत्य का चयन कर दो। हमने ए को पकड़ा, ए हमारा सत्य निकला,
हमने सी को पकड़ा, सी हमारा असत्य निकला और ए सी हमारा असत्य निकल गया। ठीक है, असत्य कह रहा था ना, असत्य हमने चयन कर लिया, बाकी हमारा इधर जो भी है वो सत्य है। क्योंकि हमने देखो नहीं पढ़ा था ना लंका पालिका को ही क्या कहते हैं, बट हमने यहाँ पे असत्य चयन किया और हमने राइट आंसर निकाल लिया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है बताना है। ठीक है, अब आप यहाँ भी वही काम करो। आपको पता है अ मध्य स्वर है, ठीक है, अ मध्य स्वर है। आपको पता है ला जो है वो लुंठित नहीं है। ठीक है, ये आपने कई बार पढ़ा। ला क्या है, पार्श्विक ध्वनि है। लुंठित ध्वनि कौन सी, र है। इतना पता है। चलो ठीक है, अब चलो आप पहले सी को और ई को पहले आप काटो। ये कह रहा है कि युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है, तो ई जहाँ पर है वो सही नहीं है, सी जहाँ पर है तो ई को जाके काटो। ई हमने यहाँ काटा नहीं है, सी हमने यहाँ काटा नहीं किया, तो हम तो इस पर काम ही नहीं करेंगे पेपर के टाइम पर। परीक्षा में हमने इसको इस पर काम बंद किया। हमने देखा स्पर्श व्यंजन का है, ठीक है, का स्पर्श व्यंजन है, और जाके देखो बी ऑप्शन कहाँ पे है, तो बी केवल आपका यहाँ पे मिल रहा है, आपका बी यहाँ पर नहीं मिल रहा। और आपका दोस्तों क्या करोगे, आप 2 नंबर पे जाके करेक्ट आंसर आप लगा लोगे, तो ए भी आपका करेक्ट है। ठीक है, समृद्ध स्वर ई है और स्पर्श व्यंजन है। संघर्ष व्यंजन ये नहीं है, क्योंकि संघर्ष व्यंजन वो होता है जिस जो जब हम हमारी जो आवाज़ निकलती है थोड़ा सा घर्षण करते हुए निकलती है, तो उसको संघर्ष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ट्रिक आप पेपर पे लगाओगे तो ऑलरेडी आंसर निकल जाएगा, ज़्यादा आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। या तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि आ मध्य स्वर है, ठीक है, तो आप कुछ भी लगा दोगे, है ना। तो थोड़ा सा ये चीज़ अपने आगे भी देखना। जैसे कि अभी ये 8 जनवरी का पेपर है, 8 जनवरी का। अब आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि दीर्घ स्वर ये नहीं है, दीर्घ स्वर तो ये होता है ना, तो हमने इसको काटा। ह्रस्व ध्वनि यहाँ है, ह्रस्व यानी छोटा, सही है, बिल्कुल सही है। प्लुप्त ई नहीं है, आपको यदि ओम लिखना है तो प्लुप्त व्यंजन ये होता है ऐसे, यस अक्षर का, तो हमने इसको भी काटा। ठीक है, अब आप बी डी को जाकर काट के देखो, जहाँ पे बी है काट दो, बी यहाँ पे हमने काटा और डी यहाँ पे हमने काटा, डी यहाँ भी था हमने काटा इसको। ठीक है, और ए सी ई हमारा करेक्ट आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये वाला ट्रिक आप लेके चलोगे आप, अच्छा ये ट्रिक आपको सिर्फ यहाँ पे नहीं करना है, आप देखना अभी पूरी क्लास आप पहले देखो। ठीक है, ये तो चलो अभी इकाई 1 पर हूँ मैं, ये तो पूरी क्लास कल तक में, आज कल तक में आप मुझे पूरा टाइम देते हैं, कल शाम तक में, तो पूरा इकाई 1 से इकाई 10 तक का मैं प्रयास करूँगी दोपहर तक ही करवा दूँ, क्योंकि 3 बजे रात्रि से फिर क्लास मेरी चलेगी। अभी तो मेरी आधे घंटे की कोई मैं मिस करूँगी, थोड़ा सा आधे घंटे का कंप्यूटर को बंद करूँगी, वो भी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो उसको भी थोड़ा सा राहत मिले, और फिर क्लास स्टार्ट करूँगी। फिर थोड़ा सा 7-8 बजे के करीब, 7 से 7:30 क्लास बंद करूँगी, फिर लग जाऊँगी मैं 9-10 से 11 बजे तक करूँगी अपना। उधर से जैसे मेरी नींद खुलेगी, नींद जितनी बजे मेरी खुल जाएगी, 2 बजे खुलेगी, 2 बजे मैं क्लास स्टार्ट करूँगी। जितने टाइम मेरी नींद खुलेगी मैं क्लास स्टार्ट करूँगी बिना टाइम देखे हुए। ठीक है, रिकॉर्ड कर दूंगी, आप चाहे फास्ट में देखना कैसे भी देखना, बट आपको पूरा काम छोड़ करके एकाग्रता से मेरी बात को सुनना है, किताब को सामने रख लेना है बस। ठीक है, इतना काम आप करोगे, देखना आप अगले 10 दिन आप बहुत अच्छा करेंगे। और वो पूरी वीडियो भी देखना जो मैंने एक टाइम टेबल सेट किया था, वो भी आप देखना। अब कारक देखो, कारक आएगा तभी तो होगा भाई। ठीक है, ये कह रहा क्रम लगाने के लिए, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता नहीं है यहाँ पे और कर्ण भी नहीं है यहाँ पे, कर्ता ने कर्म को करण से स्टार्ट है, कर्ता ने कर्म को करण से कहता है संप्रदान। ठीक है, तो बी के बाद ए कहाँ पर लग रहा, बी के बाद ए यहाँ भी लग रहा है, बी के बाद ए यहाँ भी लग रहा। ठीक है, इन पर तो हमें काम ही नहीं करना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान, ठीक है, बी के बाद ए और ए के बाद कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान। ठीक है, डी नंबर, ये आपका 3 नंबर, ये 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। ये देखो कॉन्सेप्ट बनेगा तभी आएगा, ये आप एक बार देख लेना अच्छे से, क्रिया वगैरह आप देख लेना। ये कह रहा है कि बता दो अर्ध समृद्ध स्वर निम्न में से कौन सा है। ठीक है, अर्ध समृद्ध स्वर इसमें कौन सा है, तो अब आप भी बताते रहना। ठीक है, कि अर्ध समृद्ध स्वर इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर ई जो है वो अर्ध समृद्ध स्वर है। ठीक है, क्यों, इसमें भी एक मात्रा लगी हुई है, यहाँ भी एक मात्रा का निर्माण है, इसमें भी एक मात्रा का निर्माण है,
इसमें ये अकेला है, अर्ध है, इसके साथ किसी मात्रा का संयोग नहीं बन रहा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का हमें फिर से चयन करना है। अब यहाँ से मेरे बनाए प्रश्न है, ये पूरा, अब यहाँ से 60 नंबर से पूरा मेरे बनाए प्रश्न है, लेकिन ये पूरे प्रश्न आपके 2008 से लेकर के 8 से 2008 के प्रश्न हैं, 2010 के प्रश्न हैं, 2012 के प्रश्न हैं, 2016 के प्रश्न हैं, 15 के प्रश्न हैं, 18 के प्रश्न हैं, ठीक है, 17 के प्रश्न हैं। तो अब जब मैं प्रश्न बनाती थी, क्योंकि ये कोर्स में 2021 से मैंने कोर्स लॉन्च किया था, ये पूरा कोर्स का प्रश्न है दोस्तों, और कोर्स के प्रश्न को मैं वाले ओल्ड पेपर पे जाती थी, ओल्ड पेपर को देखती थी, सेम कोर्स ओल्ड पेपर के प्रश्न को मैं थोड़ा सा हटा के काट छाट करके मैं रख देती थी, ठीक है। तो ये चलो अब मेरे बनाए प्रश्न पढ़ते हैं, आप देखना, ठीक है। अब आप मेरे बनाए प्रश्न से ना मेरे मन को पढ़ना आप, ठीक है, आप पूरा करवाऊंगी। आप इकाई 7-8 में देखना प्रॉपर, उधर इकाई 9 में देखना मेरे प्रश्न, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पहले देखते हैं, थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करूँगी और मैं दिखाती हूँ आपको कैसे मैंने बनाया। प्रश्न क्या कह रहा था, असत्य कथन का चयन करना है। अच्छा, खड़ी बोली का मूल नाम जनपदी हिंदुस्तानी है, साहित्यिक भाषा बनने के बाद इसका नाम खड़ी बोली पड़ा, बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि खड़ी बोली एक बड़ी भूभाग में बोली जाती है, जैसे मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर आदि। फिर क्या है कि साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली ब्रज भाषा है। और फिर है कि ब्रज भाषा बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बड़ा बांकी आज जगह पर बोली जाती है। अब आप ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान देना, आपने ये ध्यान दिया क्या कि मैंने लिखा है कि यहाँ पर जो ब्रज भाषा है ना, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं। मेरी बात सुन रहे हैं, अब लिख लीजिएगा, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं। जबकि अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है, अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है, अवधी भाषा बोली जाती है कहाँ, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बड़ा बांकी आज जगहों पर। तो हमने डी को असत्य माना। अब पहले जाके डी को हम देखेंगे भैया क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न कहता है भैया असत्य बता दो, प्रश्न कह रहा है असत्य बता दो मुझे, असत्य कौन सा है। तो असत्य डी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर भी है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक चीज़, साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली ब्रज भाषा नहीं है बल्कि खड़ी बोली है, ठीक है, खड़ी बोली है। आप जाकर के आप ना अपने आंसर में सही कर लेना, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन है, आंसर में यदि यहाँ पे कुछ ए बी वगैरह लगा होगा आप बना लेना भाई, ठीक है। तो सी डी हमारा जो है वो यहाँ पे असत्य है, ठीक है। 4 नंबर असत्य, जा करके आप एक बार देख लेना आंसर की में। चलिए, फिर से असत्य कथन का चयन करना है। तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट भी मैंने रखा कि मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई बोली है, सही है। हिंदी को 14 नवंबर नहीं बल्कि 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा मिला, सही है। हिंदी में कुल 17 बोलियां हैं, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का प्रावधान है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है। अगला है कि निम्न में से असंबंध का चयन करना है। तो पाली प्रथम प्राकृत है, बिल्कुल सही। अभ्रंश तृतीय प्राकृत है, बिल्कुल सही। प्राकृत तृतीय प्राकृत नहीं है बल्कि प्राकृत जो है वो द्वितीय प्राकृत है, ठीक है, वो द्वितीय प्राकृत है। ये सभी असंबंध नहीं है, केवल बी ऑप्शन असंबंध है। अब निम्न में से फिर से आपको सत्य कथन का चयन करना है। अच्छा, आते हैं, देखते हैं क्या देवनागरी लिपि अक्षरिक है, हाँ बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक से अधिक ध्वनियां हैं, गलत है। अरे भैया एक से अधिक ध्वनियां क्यों हैं, हम का को का ही लिखेंगे, का को खा हम नहीं लिखेंगे, खा को हम खा लिखेंगे, गा को हम गा लिखेंगे। तो ये कहता है कि देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक से अधिक ध्वनि है, मानी अंग्रेजी में जैसे होता है, अंग्रेजी को कभी हम का को सी लिख रहे, ठीक है, कभी का लिख रहे, ऐसा तो ऐसा नहीं है, ठीक है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का वर्णक्रम अवैज्ञानिक है, ये भी गलत। तो आपने देखा कि बी और सी हमारा गलत है। ये कह रहे हैं भाई साहब आप सत्य बता दो। देवनागरी लिपि का उत्पत्ति खरोष्ठी लिपि से हुई है, ये भी गलत है। अच्छा, क्या पूछा है भाई, ये कह रहा है सत्य बता दूं। केवल एक सत्य है, सिर्फ एक सत्य है, वो ए ऑप्शन, बाकी सभी असत्य हैं, ठीक है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति खरोष्ठी लिपि से नहीं बल्कि ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से हुई है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये मैं क्यों आपसे कहती हूँ कि ये जो मेरा पेपर है उनके लिए है जिनको ऑलरेडी जिन्होंने पढ़ा है, जिनको कुछ चीज़ें आती हैं। और आज मैं प्रश्नोत्तरी वाले ग्रुप में बोल भी रही थी, मैंने कहा था कि आप मुझे चारों ऑप्शन गलत करके दे दो,
चारों ऑप्शन गलत करके दे दो, मैं सारा सही करके बता दूंगी कि क्या है जो गलत है इसमें, क्योंकि उस टाइम ये मेहनत मेरी 2021, 22, 23 की है। उसके पहले भी थी। उसके पहले क्या था कि मैं भी आपकी तरह उत्तर पीछे देखा करती थी, मतलब कॉन्सेप्ट ना पढ़ करके क्या करती थी, जब 19 में मैंने तैयारी स्टार्ट की तो मैं क्या करती थी, उत्तर पीछे देखती थी। फिर मैं सोचती थी यार कोई भी इतना गलत पुस्तक क्यों बनाता है, कोई प्रश्न। फिर मेरे को धीरे धीरे जब मैं काम करना स्टार्ट की, फिर मुझे लगा कि गलती उनके उनमें नहीं है, उनका तो टाइपिंग एरर है, गलती मेरे अंदर है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। फिर मैंने कॉन्सेप्ट को या बेहतरीन बनाना स्टार्ट किया कि मैं अब फिर किसी पुस्तक को बोलना ही बंद कर दी कि कोई का पुस्तक गलत है। मैंने कॉन्सेप्ट को ऐसे पकड़ा जहाँ मैं पकड़ पा रही थी कि हाँ यहाँ पर ये होना चाहिए था, जिस तरह हम एनटीए के लिए बोल पाते हैं कि एनटीए ने ये प्रश्न गलत टाइप किया है। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, चलिए ब्राह्मी लिपि के संबंध में हमें सत्यकथन का चयन करना है। तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसका उत्तर आप बताना भला। ब्राह्मी लिपि से ही खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ, बिल्कुल गलत, गलत। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने स्पष्ट किया और इसे 3 भागों में विभक्त किया। और ब्राह्मी लिपि में 3 भागों में बट गई, उत्तरी ब्राह्मणी दक्षिणापी। अभी तक देखो हम सिर्फ 2 ही लिपियां पढ़ते हैं ब्राह्मी लिपि के बारे में, उत्तरी दक्षिणी मध्यवर्ती हम नहीं पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि बता दो कि आपका असत्य कौन सा है। तो हमारा जो असत्य है वो अभी तो डी ऑप्शन ही है। ठीक है, ओ सॉरी, हमारा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, बट यहाँ पे मेरा ये ब्राह्मी लिपि से ही खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। ये भी देखो खरोष्ठी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से नहीं हुआ है। ठीक है, और ये भी तो थोड़ा सा, ये मुझे आज मैं बना रही थी तो प्रश्न मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था ये। ठीक है, और मैंने एक चीज़ और बता दूं, मैं कुछ पुस्तकें मैं कई पढ़ती हूँ, तो मैंने कुछ पुस्तकों में भी पढ़ा है कि ब्राह्मी लिपि 3 भागों में बट गई, उत्तरी दक्षिणी और मध्यवर्ती। और नैनाजान की पुस्तक में भी मैंने देखा है कि नैनाजान ने भी अपनी पुस्तक में, हिमशेखर प्रकाशन की पुस्तक में ये चीज़ है। ठीक है, थोड़ा आप देख लेना, ये वाला आप देख लेना थोड़ा सा जा करके, मेरी ई बुक में देख लेना, कॉन्सेप्ट मैंने रखा है पर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ठीक है, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किसके शिलालेख में मिलता है, तो गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेख में। ये भी कॉन्सेप्ट मैंने लिया था। कॉन्सेप्ट कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आहा, क्या बात है। अनुच्छेद 343, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है, तो अनुच्छेद 43 में। 48 में क्या कहा गया, 48 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा की बात कही गई है। अनुच्छेद 350 का में अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए बात कही गई है और कि प्राथमिक शिक्षा उन्हें मातृभाषा में दिया जाए। और अनुच्छेद 50 खा में एक कमिश्नर के नियुक्ति की बात कही गई है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो बीजी खैर की अध्यक्षता में। ये भी ओल्ड पेपर है, सारे के सारे ओल्ड पेपर है, बस मैंने चीज़ों को थोड़ा सा इधर उधर किया है। ये भी आपका कॉन्सेप्ट है। एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे, 10 राज्य। ये अभी ये नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा वाला, ये वगैरह तो आएंगे बट इतना लंबा चौड़ा एनटीए नहीं रखेगा। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा दोस्तों एनटीए नहीं रखेगा, मैं जानती हूँ। ये अनुच्छेद 344 की बात कही गई है 44 में, वो बहुत थोड़ा सरल रखेगा। ठीक है, तो आप जो ई बुक में है उसके हिसाब से देखना, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बना दिया था इसको। ये रखेगा। ये 47 में कहा गया अनुच्छेद कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह राष्ट्रपति निर्देश दे सकेगा। तो अनुच्छेद 47 में ऐसी बात कही गई है। फिर सरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है, ओहो हो, पूर्वी हिंदी, क्योंकि पूर्वी हिंदी तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है ना। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश। से भी ओल्ड पेपर है। फिर क्या है, फिर ओल्ड पेपर आ गया कि कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी है, तो वो है हमारी अपभ्रंश। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आता है, बता दीजिए कि खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है। ये पैटर्न आपका बार बार रिपीट होता है, उत्तरी रूप से हुआ है। अगला है, तनख्वाह किस भाषा का शब्द है, तो तनख्वाह, अब आपको पता है तनख्वाह में क्या क्या बोलते हैं, कहते हैं पगार, ठीक है, वेतन, और क्या बोलते हैं, देखिए पगार बोलते हैं ना, वेतन बोलते हैं और सैलरी बोलते हैं। ठीक है, कई चीज़ें बोलते हैं। तो तनख्वाह तो देखो हो गया फ्रेंच भाषा का शब्द।
ठीक है। वेतन आपका हो गया, वेतन पगार अरबी भाषा का शब्द हो गया। ठीक है, अभी सैलरी तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो संविधान के भाग 17 में। देखिए 22 मत लिखना क्योंकि 22 भाषाओं का प्रावधान है भाग में, तो भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। संविधान की 8वीं अनुसूची भाग 17। स्तुति लेखन का संबंध किससे है? तो लिपि से है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिपि से है श्रुत लेखन का संबंध। लिपि यदि ना होती तो आज हम अपने शब्दों को लिख कर आपको नहीं बता पाते। ठीक है, चलिए। नहीं, पूर्वी हिंदी की भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है? तो आपको पता है भोजपुरी पूर्वी हिंदी नहीं बल्कि किसमें बिहारी हिंदी की भाषा है। ये आपको तुरंत कैच करना है। भोजपुरी बोली का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, किस बोली का उद्भव सरसैनी अपभ्रंश से हुआ है? तो खड़ी बोली का सरसैनी अपभ्रंश से विकास हुआ है। ठीक है, चलिए। आहा हा, अरे दो हैं क्या? खड़ी बोली बांगरू, बांगरू को ही कन्नौजी कहते हैं। हरियाणवी को क्या कहते हैं जी? जाटू कहते हैं। और क्या कहते हैं? बांगरू हरियाणवी है क्या? ठीक है, एडी आप देख लेना एक बार भाई। ठीक है, एडी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आहा हा, क्या बात है, बहुत सुंदर प्रश्न है। अर्ध स्वर में बताना है कौन सी ध्वनि है? तो या और वाह, या वाह अर्ध स्वरी है। या वाह देख लो, एसी कहाँ पर है? एसी 4 नंबर पे करेक्ट आंसर है। कौन से कंठ व्यंजन है? देखो कितना बेसिक प्रश्न मैंने उठाया था, पूरा ओल्ड पेपर का बेसिक मैंने रखा था कि जब मैं टेस्ट लेती थी कोर्स में, तो इस बार मैं नहीं कर पाया इतना अच्छा। मेरे को दुख भी हो रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत बीच में ख़राब हो गई और मेरा 15 दिन का टाइम इधर चला गया। आधी का ही गया होगा, 15 दिन से ज़्यादा, 1 महीने का टाइम मेरा चला गया था। फिर मेरी भतीजी का देहांत हो गया, उधर टाइम मेरा आधा चला गया। 2-3-4 दिन अपसेट रह गई, हफ्तों अपसेट रह गई। पढ़ने पढ़ाने का मन ही नहीं करता, वो दृश्य ही नहीं निकल रहा था। तो एकदम चीज़ें कर ही नहीं पाई मैं। मेरे को दुख भी लग रहा कि मैं उतना टाइम नहीं, जितना मैं सोची थी उतना टाइम मैं नहीं दे पाई थी। अब दे रही हूँ तो गर्मी प्राण खाए ले रही है। तो फिर मैंने कहा कि अब पंखा मेरे को चाहिए भाई। अभी सब सो रहे थे अपना अपना कूलर पंखा लगा लगा करके। 2 बजे मैंने पंखा ले लिया। आज रात भर पंखा मेरे पीछे से घूमेगा और जिनको सोना होगा जहाँ सोएंगे छत वत पे। ठीक है, मोबाइल आप देख रहे हो, लाओ इधर, दो इधर। नहीं लाओ तब भी लाओ, किताब उठा लो, किताब से अंग्रेजी सीखो बेटा। यार बड़े मुश्किल से तो मैं चार्ज करती हूँ बेटा, लाओ दो। नहीं दो इधर, दो इधर। हाँ नहीं लाओ, चलो लाओ, क्लास चल रही, क्लास में मुझे मत बोलने का, मत आया करो इस रूम में जब मैं पढ़ा रही होती हूँ। चलो आओ, दो इधर। इतना वो कंप्यूटर, वो अंग्रेजी मोबाइल से सीखती हैं, किताब इतनी ला के रखी हूँ, और जब क्लास करती रहूँ तो मत आया करो यहाँ पर। बिना कूलर के भी चैन नहीं है। हाँ बिल्कुल, कूलर भी लगे तब भी गर्मी, पंखा लगे तब भी गर्मी, इतनी गर्मी है कि क्या बताएं आपसे। चलिए ठीक है, तो हमने देखा थोड़ा ऐसे घुमा दीजिए तो चलिए ये भी काम करें। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कंठ व्यंजन कौन सा है। गर्मी दोस्तों कहर ढा रही है। ठीक है, तो हमने इसको लगाया ये वाला। हाँ ठीक है, ये हमने लगाया कौन सा? या और रा हमारा करेक्ट आंसर है। सॉरी, या और वाह हमारा करेक्ट आंसर। तो 1-4 किधर है भाई? ए सी। हाँ 4 नंबर हमारा करेक्ट है। चलते हैं आगे बढ़े। जब मैं रेड पेन लेती हूँ तो पता नहीं है क्या हो जाता है मेरे इस पीसी को। ओके चलिए, अगला प्रश्न आता है। हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कंठ व्यंजन है तो कौन सा कंठ है? अरे यहाँ तो घ बस कंठ व्यंजन है। ठीक है, और इसके बाद हिंदी भाषा के संसद की भाषा होने का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो ये थोड़ा सा आपसे बनना चाहिए। इधर तो संसद की भाषा की बात नहीं गई थी। आपने देखा था कि अनुच्छेद 210 में और अनुच्छेद 120 में आते कभी नहीं है पेपर में। फिर भी आप थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, आता नहीं है पेपर में। शुरू में कभी आया था बट अभी नहीं आता है। ठीक है, तो संसद की भाषा होने का उपबंध
किसमें कहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, याद आ गया, विधानसभा और विधानमंडल की बात कही गई थी। चले चले, ठीक है, ध्यान आया। यहाँ पे ये 43 करेक्ट आंसर होगा। ना 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 ना, वो तो विधानसभा और विधानमंडल है, ठीक है। यहाँ पे 210 120 के लिए कहा गया था, वो इसके लिए नहीं है। याद आ गया मुझे, ठीक है। अगला प्रश्न फिर हमारा आता है, और खैर ये आता भी नहीं है प्रश्न, यहाँ से आपके पेपर में आता भी नहीं है। चलिए फिर है अगला प्रश्न, कौन सा? हिंदी भाषा के विकास हेतु दिशा निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ओहो, विकास की बात हो रही है, 351 लगा देते हैं। भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, तो शिओन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? फिर से आ गया, सेम सेम, ये ओल्ड पेपर है सब। तो आपको पता है गुजराती भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदी उर्दू मिश्रित, जा करके आप मिला लेना, ये आंसर में सी टाइप है, ठीक है। आंसर में 210 याद है, थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है यार, एक बार मैं किताब देखती हूँ। अच्छा, दे रखा है 210 में राज्य के विधानमंडल का, नहीं नहीं नहीं, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संविधान के प्रारंभ के 15 वर्षों की अवधि। 120 में है कि संसद में कार्य हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा। यहाँ पर 110 120 होगा क्या? आप क्या लगा रहे हैं? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? अच्छा हाँ, ठीक 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 है, मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है कि कौन सा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम भारोपी की नहीं, क्योंकि मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है। हाँ, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। इसको मैं एक बार देखती हूँ, ये वाला कौन सा प्रश्न था? ये वाला कि, हाँ ये है प्रश्न कि भाषा, हिंदी भाषा के संसद की भाषा होने का उपबंध किस अनुच्छेद में है? यदि पुस्तक देख रही हूँ तो यहाँ पर संसद की भाषा होने का जो, हाँ 120 में है, 120 2 में है, तो 120 होगा तो आप लगा लीजिएगा। 210 में नहीं है दोस्तों, लगा लीजिए 120 में है, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार आप 83 नंबर का क्वेश्चन जा करके और आप ऑप्शन में लगा लीजिएगा। हाँ 120 करेक्ट है, हाँ बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया, देख लिया मैंने भी। ये मलयालम होगा, हाँ करेक्ट आंसर है। इसका हो जाएगा हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा। ये 2009 का प्रश्न है मेरे ख्याल से। ये पूरे प्रश्न ओल्ड पेपर है, पूरे ओल्ड पेपर हैं। द्रविड़ परिवार की भाषा है कौन सी? तो कन्नड़ यहाँ पे द्रविड़ परिवार की भाषा है। फिर इक्षु का तद्भव क्या है? तो इक्षु का तद्भव हो जाएगा ईख। अगला है हमें बताना है यहाँ पर कि असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। असत्य कथन का हमें चयन करना है कि असत्य कथन कौन सा है। हम देखते हैं यहाँ पर कि जो कहाँ टेढ़ी हो गई, कौन सी? ये पिन, इसकी पिन टेढ़ी हो गई, उसकी पिन टेढ़ी हो गई, दिखाओ मुझे। टेढ़ा कर दी, हो गया, रहने दे, ले जाऊंगी, दिखा दूंगी उस टाइम। तो अभी तो 24% बैटरी है, जाओ पढ़ो तब से। तो हाँ तो रहने दो, अभी अब 5-6 बजे तक जाएंगे, दिखा कर लाएंगे, ले जाऊंगी, अपना भी दिखाऊंगी, आपका दिखाएंगे, जाओ। अभी ये देखो, एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे क्या गड़बड़ है आपको बताइए। यश प्राप्ति तत्पुरुष समास है, कह रहे हैं सत्य असत्य का चयन कर दूं, ठीक है, असत्य का चयन करना है। तो अव्ययी भाव समास यश प्राप्ति नहीं है, ठीक है, ये हो गया। और फिर आपका चंद्रमुख कर्मधारय समास है, ठीक है। तो ए भी आपका करेक्ट आंसर है, ए भी दोनों ही असत्य है। यश के लिए प्राप्ति
ठीक है, 89 का बी होगा। कौन सा 89 बताइए वाला? अरे इक्षु का आए, इक्षु का आँख होगा, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? इक्षु का आँख नहीं होगा, एक बार मैं देख भी लेती हूँ। पर इक्षु का तो, अब ये प्रश्न भी मैंने पुस्तकों से ही बनाए हैं, या तो भोलानाथ तिवारी को उठाऊंगी या तो कामता प्रसाद को। आँख का अक्ष ही होता है, किसने लगाया था? सुमन। इक्षु का ईख ही होता है, हाँ सही है, आँख का अक्ष ही होता है, ठीक है। क्योंकि ये पुस्तक बनी थी उसमें क्या, कामता प्रसाद गुरु के उसमें किताब से, ठीक है, तो करेक्ट हो गया। चलो चलो अच्छा है, जहाँ डाउट लगे आप ऐसे कमेंट कर दिया करो, तो चलो आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ ओके, ठीक है। ये आप देखो यहाँ पे फिर से ये पूरा रिपीट पैटर्न है, अब आप गौर करना, ठीक है। अभी पढ़ाई हूँ, अभी देखो रिपीट पैटर्न पर आपको ले चलती हूँ। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर? अरे यार मेरे रहने दो भैया, आपसे मत तोड़ो फिर गड़बड़ हो जाएगा, रखो। चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न कहता है कि पहले प्रश्न पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमें, आप तो गलत विकल्प बता दो क्या है। तो चलते हैं, खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है, हाँ। कौरवी का प्रयोग राहुल शंकराचार्य ने किया, सही है। खड़ी बोली का प्रथम कवि मीर खुसरो को माना जाता है, सही है। आल्हा खंड एक प्रसिद्ध लोक कथा है जिसे खड़ी बोली में नहीं बल्कि बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया, ठीक है। तो यही हमारा असत्य है, बाकी सब सत्य है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रामाणिक रचना भाषा योग वशिष्ठ है, राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखित, ठीक है। तो जब मैं ये प्रश्न बनाई थी तो जितने मित्र थे सब वहाँ पे सभी कथन सत्य सत्य कर रहे थे। फिर मैंने उनको बताया कि कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे आप थोड़ा सा ध्यान दो भाई। अब ये मैं ऊपर आपको पढ़ा कर आई हूँ कि ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से किस लिपि का विकास नहीं हुआ है, खरोष्ठी लिपि का नहीं हुआ, ऊपर अभी पढ़ा कर आई हूँ मैं, ठीक है ना। अब किस संशोधन के अनुसार 4 भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है, तो 92वें संशोधन में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। अब ये चीज़ जब आप कर रहे हो ना तो लिख लो मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, आप तो शॉर्ट में लिख लिया करो। फिर ये कब हुआ इसका संशोधन वो भी लिखो। अब 21वां संशोधन कब हुआ, तो 1967 में हुआ। किसको जोड़ा गया? केवल एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया, ठीक है। 71वां संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। फिर इसमें कब जोड़ा गया? 3 भाषा को, नमक, ठीक है, नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें आप ध्यान रखा करो। ये भी आपके पेपर में आ चुका है। राजभाषा में क वर्ग के अनुसार कितने राज्य आते हैं? तो 10 राज्य आते हैं, जो कि 10 हिंदी भाषी राज्य हैं। चलिए अगला है आकार बहुला, हमें फिर से असत्य बताना है। आकार बहुला भाषा छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही, मैथिली है। ब्रजभाषा की मुख्य बोलियां हैं भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी, माथुरी। देखो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको याद रहेगा। छत्तीसगढ़ी के अन्य 2 नाम है लरिया, खलटाही, बिल्कुल सही बात है। और क्या है? सभी कथन सत्य हैं, तो हाँ सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। चलिए, सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। पहले हम जाएंगे कॉन्सेप्ट में। सौर सैनी से अवधि का विकास तो नहीं हुआ भाई, यहाँ पे बिहारी आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो पंजाबी, लहंदा वगैरह वगैरह हैं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो किसने रखा भाई? गोपाल स्वामी अयंगर ने। फिर है कि भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 को। फिर से रिपीट प्रश्न है, फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 350 का में। तो अनुच्छेद 350 का में कहा गया एक कमिश्नर की नियुक्ति की बात कही गई है, ठीक है। एक अधिकारी नियुक्त होगा जो कि इनमें अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए वो सुविधा मुहैया कराएगा। चलिए, 51 में आपको तो पता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार विकास की बात कही गई है। खुदा किस भाषा का शब्द है? ओहो हो। खुदा को कितना नाम बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम, अल्लाह, और अंग्रेजी में तो गॉड हो गई, ठीक है। अब देख लो भैया खुदा किस भाषा का शब्द है? तो खुदा या खुदा अरबी भाषा, अरबी भाषा, बी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इस तरह आएगा तो ABCD ऐसी। अब कहाँ चलते हैं? कह रहा है कि तत्सम शब्द का चयन करिए,
तो तत्सम शब्द इसमें कौन सा है? आखेट। आखेट का हिंदी जो है ना, अहेर होता है। मतलब कि आखेट का तद्भव अहेर होता है। अहेर खेलने पहले राजा नहीं जाते थे, है ना। ये प्रश्न ये पेपर में आया हुआ प्रश्न था, तो फारसी नहीं होगा, ठीक है। ये तुम पढ़ोगे तो तुम्हें साइकिल मिलेगी, यह कथन मतलब क्या, एक संकेत दिया जा रहा है। ये बेटा पढ़ोगे तो देखो साइकिल मिलेगी, ठीक है। अब निश्चय नहीं कहा जा रहा कि पढ़ ही लो तब साइकिल दिलवाऊंगी, आदेश भी नहीं दिया जा रहा है, इच्छा भी नहीं व्यक्त की जा रही है, एक संकेत दिया जा रहा है, यार पढ़ोगे तो साइकिल मिलेगी, ठीक है। अब लिपियों के विकास क्रम में हमें असंगत का चयन करना है, ठीक है। असंगत का चयन करना, तो ब्राह्मी लिपि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी 350 से इसका विकास होता है। गुप्त लिपि 5वीं शताब्दी तक रही, कुटिल लिपि 6वीं से 9वीं शताब्दी तक रही, और प्राचीन नागरी 12वीं शताब्दी तक रही। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सभी कथन सत्य हैं, आपकी जानकारी के लिए इसको रखा गया था, ठीक है। आप भारोपीय भाषा परिवार के बारे में सत्य कथन का चयन करना। प्रतिभा, आज आपको पूरी क्लास देखना था, मैं आपके कहने पे ही पूरी क्लास कर रही हूँ ये, ठीक है। आपके कहने पर और प्रश्नोत्तरी बैच के काफ़ी मित्रों के निवेदन थे, मैम एक बार पूरा करवा दीजिए। तो फिर मैं उनको भी मैंने कहा कि चलो एक बार, एक दिन का टाइम लगेगा मुझे, 24 घंटे के अंदर पूरा प्रश्न करवा दें, मेरे को तो रटा हुआ है, ठीक है। 100 क्वेश्चन अरबी फारसी, क्या करें 100 क्वेश्चन। खुदा किस भाषा, खुदा अरबी भाषा का शब्द है, खुदा अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, रुकिएगा थोड़ा सा, रुकिए मैं चेक कर लेती हूँ। ओहो हो, खुदा फारसी भाषा का शब्द है, अरे बाप रे। लिखिए, टाइप मिस्टेक। उत्तर में भी देख लेती हूँ एक बार मैं, उत्तर में मैंने क्या रखा है। कभी कभी होता है उत्तर सही होता है, मैं गलत होती हूँ। हाँ उत्तर सही है, बी नंबर में रखा है भाई, उत्तर सही है बंधु, उत्तर माला में सही है, बी ऑप्शन रखा है मैंने, बी ही सही है। हाँ फारसी भाषा का शब्द है खुदा, ओके ठीक है, बहुत अच्छा किया। अच्छा आपने उत्तर माला को बढ़िया से पढ़ा हुआ है ममता जी, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ती हूँ, तो प्रश्न आता है, प्रश्न कहता है कि बता दीजिए भारोपी भाषा परिवार के बारे में सत्य बता दीजिए। 4 ऑप्शन में एक ही सत्य है। मूल भारोपी भाषा श्लिष्ट योगात्मक थी। भारोपी परिवार के सतम वर्ग के अंतर्गत जर्मनिक, इटालिक, हिटाइक शाखाओं को शामिल किया गया, ये गलत है। सतम नहीं बल्कि केतुम के अंदर, ठीक है, कि उसमें तो अल्बीनी, ठीक है, ऐसा कुछ करके अल्बानी ऐसा कुछ करके है, सतुम में भारत ईरानी ऐसा कुछ करके है, ठीक है। तो ये आता है आपका केतुम वर्ग के अंतर्गत, सतुम में नहीं आता, ठीक है। सतुम में 4 आते हैं, केतुम में 6 आते हैं। फिर है भारोपी परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर 4 भागों में नहीं बल्कि 2 भागों में बांटा गया, वही 2 भागों में सतुम केतुम है। ध्वनि के आधार पर 2 भागों में सतुम केतुम वही है, ठीक है। फिर मूल भाषा में 2 वचनों को जोड़ा गया। मूल भाषा का मतलब क्या है, जब संस्कृत भाषा आई, मूल भाषा वैदिक संस्कृत, वहाँ पे 2 वचन नहीं, 3 लिंग 3 वचन और 8 कारक का प्रावधान है, ये आपकी ई बुक में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही क्या निकला, सत्य क्या निकला, मूल भारोपी भाषा श्लिष्ट योगात्मक थी। ये ऑप्शन देख लेना जाकर के आप थोड़ा सा उत्तर में, ठीक है। अरे डी ऑप्शन आपका गलत होगा भाई। अच्छा मूल भारोपी भाषा श्लिष्ट योगात्मक थी, ये क्या बात है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि मूल भाषा में 2 वचनों को ही जोड़ा गया था। मूल भाषा में 2 नहीं 3 वचन थे, 3 लिंग 3 वचन 8 कारक। एक कह रहा है सत्य बता दो, ठीक है, तो ए नंबर सत्य है, बाकी सब असत्य है, ठीक है। बी असत्य, सी असत्य, डी असत्य, है ना। चलिए बात समझ में आ गई। अगला है भाषा और बोली में हमें अंतर बताना है। ऑप्शन है कि भाषा, इसका उत्तर जरा आप बताना, थोड़ा सा समझा कर बताना है कि भाषा एक बोली की मिश्रण से बनी हुई होती है परंतु बोली स्वतंत्र होती है। अच्छा बोली स्वतंत्र होती है, यहाँ तक तो सही है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, बोली का सीमित, ये भी सही है। भाषा को लिखित रूप देने के लिए लिपि की सहायता लेनी पड़ती है परंतु बोली को नहीं, ये भी सही है। भाषा के द्वारा साहित्यिक रचना की जा सकती है किंतु परंतु बोली के द्वारा नहीं। सभी कथन सत्य हैं। अब आप बताइए, थोड़ा सा आप लिख दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा ये वाटर मार्क वाला थोड़ा सा बड़ा दिक्कत करता है। अच्छा मैं अब जब अगला पढ़ाऊँगी वाटर मार्क हटा के पढ़ाऊँगी, ये तो पूरा वाटर मार्क ही लग जाता है।
क्या करूँ मैं, जल्दी से शबनम बता दीजिए। शबनम ने कहा जी मैम, जी मैम। और लोग बताइए क्या करूँ दोस्तों, आगे बढ़ूँ? सब सत्य है क्या? आप लिखो थोड़ा सा, सब सत्य है क्या, आगे बढ़ूँ मैं? लिखिए सभी लोग, लिखिए। कितने लोग हैं आप? जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है बता दो, जिनका। क्यों 3 नंबर क्यों गलत है? भाषा को लिखित रूप देने के लिए लिपि की सहायता लेनी पड़ती है, बात सही है। बोली तो हम यूं ही बोल देते हैं, उसके लिए कोई लिपि की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी मैं बोल दूं अपने बघेली भाषा में कि अपना पंचे पढ़ाई लिखे में बहुत कमज़ोर हन भाई, पढ़ाई लिखाई बहुत कमज़ोर है भाई सबके। ठीक है, अब मैंने बघेली में बोला, मैं बोली कि आप लोग का पढ़ाई में आप लोग कमज़ोर हो, इसमें लिपि की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है? हम्म? ये तो पूरा मतलब ये तो बोली है हमारी। अब 1 नंबर असत्य है। कैसे सत्य है? असत्य, यहाँ तक तो सत्य था कि बोली स्वतंत्र होती है, बात सत्य है, लेकिन क्यों असत्य है? भाषा एक बोली के मिश्रण से बनी हुई होती है, ये गलत है। एक बोली से भाषा तो पहली बात बनेगी नहीं, ठीक है। जब भाषा अपने भाषा कब बनती है? जब बोली को, मतलब कि बोली को एक बहुत बड़ा संप्रदाय, एक बहुत बड़ा मतलब कि बड़ी जनसंख्या के लोग उसको मान्यता प्रदान करती हैं, तो उसमें हमारा उसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं, ठीक है। या उसको जब संविधान की नज़र में वो आ जाता है कि हाँ इस बोली का बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब इस बोली ने बहुत ज़्यादा लोगों को दिया है कुछ, जैसे मैथिली बोली ने बहुत कुछ दिया, ठीक है। साहित्यिक रचनाएं बहुत सारी मैथिली में हुई, ठीक है, तब उसको संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया। तो भाषा जो है ना वो एक बोली के मिश्रण से बनी हुई होती है, ये बात सही नहीं है, ठीक है। उसमें कई बोलियों का मिश्रण होता है, केवल एक बोली नहीं, कई बोलियों का मिश्रण होकर एक सुंदर प्रतिष्ठित बोली बन जाती है। जैसे कि मैथिली में थोड़ी थोड़ी भोजपुरी आ जाती है, थोड़ी थोड़ी अवधी का मिश्रण हो जाता है, मतलब कई चीज़ों से वो मैथिली बनी है, ठीक, कई बोलियों से मिल करके आज वो भाषा का रूप धारण कर रही है। जैसे कि और कौन सी बोली है संविधान की 8वीं सूची में जिसको शामिल कर लिया गया था? कोई एक दो बोलियां और हैं जो कि पहले संविधान की अनुसूची में नहीं थी, फिर बाद में उनको शामिल किया गया। अब क्या है, किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? भोजपुरी को नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? अभी तो आप खुद भी जानते हैं। पहली बात तो भोजपुरी बोली तो बहुत अच्छी है, बड़ी प्रतिष्ठित बोली है भोजपुरी, और हिंदी, पूर्वी हिंदी की बोलियों में भोजपुरी ही सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोली भी जाती है, ठीक है। हाँ संथाली भी है, ठीक है, वो भी प्रतिष्ठित है, बोडो भी है। मतलब कि इसमें साहित्यिक रचनाएं पूर्वी क्षेत्रों में होने लगी तो इनको शामिल किया गया, ठीक है। भोजपुरी की को फिल्म इंडस्ट्री ने थोड़ा सा अश्लीलता के रूप में रखा, तो जबकि ये है संविधान की 8वीं सूची में शामिल लायक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पूर्वी क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग जो है वो बिहारी वर्ग का बहुत बड़ा भाग जो है वो भोजपुरी बोलता है, मैथिली तो बहुत कम लोग बोलते हैं, ठीक है। पर हो गया बहरहाल। सौर सैन्य अपभ्रंश में विकसित बोली नहीं है तो कौन सी नहीं है? हाँ मैथिली नहीं है, मैथिली क्योंकि मागधी अपभ्रंश से विकसित है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? तो प्रतीच ओल्ड पेपर है, ठीक है, 18 का ओल्ड पेपर है ये। अवधि किस हिंदी प्रदेश की बोली नहीं है? तो अवधि कहाँ नहीं बोली जाती? अभी मैं आपको बता रही थी, जब मैंने कहा था आपको असत्य कथन का चयन करना है, तो वहाँ मैं कुछ चीज़ें आपको बता रही थी, ठीक है। जहाँ मैंने बिजनौर का नाम लिया था, ठीक है, बिजनौर का नाम लिया था, तो अवधि बिजनौर की बोली नहीं है, क्योंकि बिजनौर में खड़ी बोली बोली जाती है। बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, ठीक है, वहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। तो ये पैटर्न आप याद रखना, ये पैटर्न आपसे बनेगा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताना है, पाल प्राकृत अपभ्रंश हिंदी बनेगा आपसे। कौन सा ये अब देखो, अब सब ओल्ड पैटर्न है पूरा, बहुत कंफ्यूज होता है बोले में, ठीक है। अब देखो ये अब सेम पैटर्न आ रहा, अब कहो तो पढ़ाती जाऊं। सेम पैटर्न है, पूरा सेम पैटर्न है, अरबी भाषा का नहीं है। कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा है जो कि अरबी भाषा का नहीं है? अब सेम वही पैटर्न आएगा पूरा। बारिश जो है वो अरबी भाषा का शब्द नहीं है। अच्छा, ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? तो वह अविकारी शब्द नहीं है, ठीक है। अब
ये भी अभी हमने पढ़ा, अल्पसंख्यक वर्ग की बात किस में कहा गया है, तो अनुच्छेद 350 में कहा गया है। फिर हमने देखा कि कौन सी कृतियां अपभ्रंश भाषा में नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे अपभ्रंश ब्रजभाषा खड़ी बोली वगैरह पढ़ ही रहे हैं, तो हमको रचना भी पता होना चाहिए। तो पद्मावत जो है वो अवधि में है ना। चलो फटाफट बता ही देती हूँ, कल को आप पढ़ाएंगे कहीं भी तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगे बताने में। अर्थ की दृष्टि से भाषा के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, तो इनमें से कोई नहीं, मैंने यहाँ लिख भी ये दिया था कि जब मूल संविधान बना था तो 14 भाषाओं का प्रावधान था, उस समय 14 भाषाएं थी, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है, ओल्ड पेपर है ये भी, क्या ये संयुक्त, क्योंकि 2 शब्दों के मिश्रण से बना है। च को मत करना क्योंकि सेम यहाँ पे पैटर्न है, ये तो खैर है ही नहीं। कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, वर्ण का पहला दूसरा, सी ऑप्शन। अगला है बताना है कि उनकी भाषाओं के साथ असंगत बताना है। कवितावली ब्रजभाषा में लिखी गई, बरबई नायिका भेद अवधि में, अमीर खुसरो की मुकरिया बुंदेली में, और पृथ्वीराज आसो पिंगल भाषा में। इसका उत्तर आप बताओ भला, आप तो उत्तर पे मत जाना भाई, उत्तर पे मत जाना, पहले अपने दिमाग से बताओ। आप उत्तर पे मत जाओ, थोड़ा सा आप अपने दिमाग से बताओ कि क्या सही उत्तर होगा। चलिए 119 का बताओ, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली को शामिल नहीं किया गया, तो मगही को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि मगही आपको पता है बिहारी वर्ग के अंतर्गत आती है, मागधी अपभ्रंश से विकसित है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है, किसे मान्यता प्राप्त है, बताओगे आप। कितना अच्छा है प्रश्न ना, कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा, मतलब कहा गया, ये लड़कर कहा गया कि बेसिक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है। बेसिक 43 में कहा गया कि संविधान के 15 वर्षों तक अंग्रेजी में ही कार्य होता रहेगा, इसके बाद हम विचार करेंगे। सब कुछ हुआ, लेकिन आज भी भले अंग्रेजी में सारे कामकाज होते हैं, लेकिन फिर भी उसका रूपा मतलब जितने भी अधिकारियों की भाषा है, ठीक है, वो अभी भी हमारी हिंदी में ज्ञापन तैयार होता है, ठीक है। एक बार वो अंग्रेजी में तैयार होगा, फिर चाहे कोई भी कोर्ट का फैसला हो, कितना भी हो, लेकिन फिर भी उस मसले को हिंदी में एक ज्ञापन बनाया जाता है। उसका प्रथम प्रति अंग्रेजी में तैयार होगा, दूसरा प्रति हिंदी में तैयार होगा, ठीक है। तो अभी भी किसको, हाँ, संविधान के आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसको प्राप्त है, तो हिंदी को ये मान्यता प्राप्त है। अंग्रेजी तो आपको पता है उसका तो अलग ही प्रावधान है, उसके लिए तो ये बोला ही नहीं जा रहा है, संस्कृत की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। विकारी शब्दों में शामिल नहीं है, ये भी जरूरी है। प्रत्यय विकारी शब्दों में शामिल नहीं है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, ठीक है। विकारी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विकारी, क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक 2 3 4 और हैं, वो अविकारी में शामिल है। कीमत किस भाषा का शब्द है, आहा, कीमत को क्या क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं, रकम बोलते हैं, दाम, कितना दाम है भैया ये, ठीक है। या पुस्तक के बोलते नहीं, पूछते थे मैम कितना रुपया है, मतलब क्या कीमत है, ऐसा कीमत, ठीक है। किस भाषा का शब्द है कीमत, अरबी भाषा का है, ठीक है। चलिए, बैशवाड़ी शब्दों का प्रयोग किस बोली के लिए, तो बैशवाड़ी का प्रयोग किसके लिए हुआ है, अवधि के लिए, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ के लिए तो लरिया खलटा ही हुआ है, और बघेली के लिए तो अभी बघेली को पूर्वी अवधि कहा गया है। ब्रजभाषा का तो एक अलग ही उपबोली है। असत्य कथन का फिर से चयन करना है, तो असत्य आपका एक ही है, बी ऑप्शन, कि 14 नवंबर नहीं बल्कि 14 सितंबर को संविधान के रूप में इसको दर्जा मिला हिंदी को। अब यहाँ से सेम पैटर्न रिपीट हुआ था। अब आप गौर करोगे, ये पूरा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी। अब यहाँ से आप आधे घंटे आप बुक नहीं बंद करोगी, आपके पास यदि बुक है आप लेके बैठोगे। अभी पूरा समझा गई हूँ, बता देती हूँ कहाँ तक है, जो कि सेम पैटर्न का पेपर रिपीट मैंने यहाँ पे रखा था, सेम पैटर्न का सेम हूँ, ताकि आप दोबारा पढ़ें तो आपको उत्तर देखने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। और ये मैं चाहती थी कि मैं मतलब कि हर सेट में मैं, यदि मैं 150 प्रश्न आपको बना के दे रही हूँ, तो 200 प्रश्न मैंने बनाया आपको, तो 200 प्रश्नों में 150 प्रश्न तो पूरा नए पैटर्न का हो, लेकिन जो अगला 50 प्रश्न हो सेम वही प्रश्न हो जो 20-20 से मैंने निकाल के रखना है, ठीक है। तो वो हर विषय, हर में तो नहीं हो पाया था, इतना सारा प्रश्न था मेरे पास, तो हर विषय में नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर पेपर 1 में मैंने रखा था ये मेरा। अब देखो फिर से पूरा ये मैं अभी पढ़ा कर आया हूँ, बताओ इसका उत्तर क्या होगा, आप बताओ। चलिए आप बताओ बंधु क्या होगा, आप बताओ। क्या ABCD क्या लगा दूं मैं, चलिए लिखिए, बताइए, लिखिए राधा,
मेघना, सुमन, मेनू, जिनको कोई डाउट होगा मेरे को पर्सनल मैसेज कर लेना, चाहे आप मेरे कोर्स से हों, कोर्स के बाहर के, चाहे प्रश्नोत्तरी बैच से हों, चाहे मेरे पर्सनल कोर्स से हों, चाहे मेरे एप्लीकेशन के कोर्स से हों, चाहे होली ऑफर में आए हो, कहीं से भी आप आए हो, लेकिन फिर भी आप एक बार मुझे पर्सनल मैसेज कर लिया करो, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगी गूगल मीट पर भी। कोई चीज़ आपको लगता है कि मैम मेरा ये गलत हो रहा, तो तुरंत आपके सामने जब मैं बोलूँगी, हाँ सत्य है देवनागरी लिपि अक्षरी के, बहुत बढ़िया, क्या बात है, अब बात आप पकड़ने लगे हैं। ठीक है, इसका आपको उत्तर बनेगा। ठीक है बीजी, खैर अब सेम ही है वही, मैंने कहा था ना इस वाले को आप छोड़ देना। देखिए ये किसके लिए, 44 के लिए कहा गया था। फिर ये जनसंख्या की बात कहाँ पे होती है, 47 में होती है। ठीक है, ये कीवर्ड है, सौर श्रेणी अपभ्रंश के नहीं है तो कौन नहीं है, पूर्वी हिंदी नहीं है। फिर से आंध्र प्रदेश। ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषा, ये पूरा ये तो सेम पैटर्न रखा मैंने पूरा। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौर श्रेणी अपभ्रंश के रूप से तो उत्तरी से सेम है, अभी तो पूरा सेम है। तनख्वाह का ये फ्रेंच भाषा का है। राजभाषा संबंधी प्रावधान भाग 17 में कहा गया, सूत्रलेखन का संबंध लिपि से है। अब आप ऐसे एकदम दिमाग को बोलो पूरा फटाफट। किसका पूर्वी हिंदी से संबंध नहीं है, भोजपुरी का। एक सेकंड में उत्तर लगाओ, भोजपुरी बोली का उद्भव अब किस अपभ्रंश से, मागधी से, ऐसी। ठीक है, तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे खड़ी बोली बांगरू, एडी 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 कहाँ पे गया भाई, ए नंबर पे है ना। तो ये पूरा पैटर्न अभी सेम रिपीट हो रहा है। कहाँ तक हो रहा, चले बता देती हूँ। ये भी अभी आपने बताया था ना, भारत व्यवहार की भाषा नहीं तो मलयालम नहीं है। ठीक है, अभी आप बताए थे ना, मैं कह रही थी गुजराती करके, तो आपने किसने नहीं लिखा था, नहीं मैम सी देखिए मलयालम, है ना, याद आया। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, हिंदी संस्कृत, हिंदी उर्दू मिश्रित। अब मेरा मन करा मैं कोई अच्छा सा मोटिवेशन गीत गुनगुना दूँ। ठीक है, पर याद नहीं आ रहा कौन सा गुनगुनाऊँ। द्रविड़ परिवार की भाषा है, कौन सा, कन्नड़ है। ठीक है, इक्षु का तद्भव रूप एक है। अभी कोई मित्र आईना आँख कह रहे थे, अब कोई आईना कह रहे थे, मैंने अभी बताया कि ये भी गलत है। ये तत्पुरुष समास है, ये कर्मधारय समास है। गलत विकल्प का नाम हमने चुना था, तो हमने कहा कि ये सी ऑप्शन गलत है ना। ये एक है, दिमाग को तुरंत रिकॉल करो। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से किसका विकास नहीं हुआ, तो खरोष्ठी का नहीं हुआ। क्या मैंने अभी तो बता रही थी, 92वें संशोधन में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। मैम जो किसी के, ओहो हो, बिना जो किसी के जगाए जगह है, अच्छा ये वाला सुना नहीं। ये भी बात हो गई थी। क वर्ग में 10 भाषाएं, 10 राज्य आते हैं। ठीक है, इसका भी जिक्र हो चुका बामन का। अभी पूरा आप देखोगे यहाँ पे डी सही है। ये पूरा एकदम मस्त रिकॉल करने का है। अरे हमने तो अभी पढ़ा इसको, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, एकदम कितना फ्रेश मूड में चीज़ें आ रही हैं। ये वाला है ना, ये सेम यही पैटर्न है, पूरा यही पैटर्न है आपका। थोड़ा आगे चलती हूँ, अब कहाँ से था जो चीज़ें बदली हुई थी। खुदा अभी हमने पढ़ा क्या, फारसी भाषा का शब्द है। मैंने कहा था अरबी, अभी आपने कहा नहीं मैम अरबी नहीं, आपने उत्तर में भी बी ही लगाया है, याद आया है ना। तत्सम शब्द का चयन करना है, आखेट। अभी मैं कह रही थी तुम पढ़ोगे संकेतवाचक, अभी रिपीट की हूँ जस्ट। ये यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, सभी ऑप्शन सत्य हैं। आपके पास पुस्तक ऑलरेडी है ना। चलिए कहाँ, कुछ अभी कुछ दूर तक, अभी ये बस इसका सत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। कुछ दूर तक है जो मैंने सेम रखा था। 50 क्वेश्चन, ये क्या है, अष्टम सूची में शामिल नहीं है, कौन नहीं है, भोजपुरी नहीं है। अब आप इधर आप देख लोगे ना, मैं ताकि भी ये अपलोड भी तो हो जाए दोस्तों। 1 घंटे 40 मिनट का हो गया है, अपलोड होने में टाइम लगेगा इसको फिर। ठीक है, इधर आप समझ लोगे आप ना, उधर ये सेम पैटर्न है, कोई भी अंतर नहीं है, पूरा सेम है। बस 181 नंबर से प्रश्न बदले हुए हैं, जिसके उत्तर ऑलरेडी नीचे रखे हैं। 181 नंबर से उत्तर रखे हुए हैं वहीं पे। ठीक है, चलो हो गया ना। चलिए अब इकाई 1 का आपको पैटर्न समझ में आ गया कि हमको इकाई 1 से क्या पढ़ना है। ठीक है, यहाँ मैंने ऑलरेडी उत्तर माला टाइप की हूँ। अभी जो मेरे को टाइपिंग मिस्टेक लगा है वो मैं वहाँ पे रख दूँगी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अपनी कॉपी पे हाईलाइट कर लिया है। ये देखो, ये डिलीट क्वेश्चन था,
जो एनटीए ने डिलीट मारा था वो ऑलरेडी मैंने किया था यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा वही है, यहाँ से उत्तर ऑलरेडी, ये जो परीक्षाएं आई हुई थी इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस तरह का, ठीक है। लिपि की आवश्यकता होती है कहाँ पे, भाषा लिखने में। ये जहाँ पर जो प्रश्न आए हुए थे मैंने उधर थोड़े से रख दिए थे। प्रश्न तो बहुत सारे थे मेरे को रखने के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रश्न था, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग हट के रखी थी, पर ये हमारे नेट के पेपर में नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा हट के है, हमारा तो अलग ही पेपर आता है। ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा, ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा, बता दूँ मैं कहाँ मिलेगा ये प्रश्न। ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा, मैंने यहाँ पे नहीं रखा क्या, अरे यार, अच्छा अपडेट वाले मैंने रखा है, 90 तक था, 190 90 तक है ना, मैंने रखा है कि ये 10 प्रश्न आपको मिलेगा कोर्स में, ठीक है, कॉन्सेप्ट के अंदर का, आप देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ पे, इकाई 2 पे आते हैं। ये पूरा उत्तर टाइप था, अब इकाई 2 पे आऊँगी। पहले इस क्लास को ऑफ कर दूँ, ठीक है, क्लास को मैं ऑफ कर दूँ और फिर मैं इकाई 2 पे आती हूँ। 4:06 हो रहे हैं, 4:30 बजे आ जाऊँगी, हाँ 4:30 आ जाऊँगी, ठीक है। इकाई 2 3 4 मेरे ख्याल से मैं आज कर दूँगी, ठीक है। इकाई 2 3 4 आज कर दूँगी, रात्रि में 5 6 कर लूँगी, 5 कर दूँगी। मतलब मेरे को इतना है कि कल तो मुझे पूरा करना है, ये कल मुझे आपको 700 से 800 पेज पूरा मुझे आपको ये पढ़ा के देना है पूरा। उधर तो एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि उधर बड़ी इकाई 6 में पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, रचनाओं का प्रकाशन वगैरह। अच्छा बता दें, अच्छा गुनगुना दें, अच्छा ठीक है, गुनगुना देती हूँ थोड़ा सा, आप सुन लेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। 1 से स्टार्ट, हाँ 1 से स्टार्ट की हूँ, कल तक पूरा पढ़ा दूँगी, कल शाम तक या तो दोपहर तक आपको पूरा मिल जाएगा। गुनगुना देती हूँ। बिना जो किसी के जगाए जगाए, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है, वही बीज पनपना जिसे था, घुना क्या किसी के उगा है। अगर उगे सको तो उगो सूर्य से तुम, अगर उगे सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। हाँ अपनी भी मंजिल स्वयं ढूंढ लो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, ठीक है। तो बहुत ये पंक्ति मुझे बहुत मोटिवेट करती है, मैं अपने आगे भी बहुत गाती हूँ कि बिना जो किसी के जगह, मुझे कभी किसी को जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो अंधेरा उसे देख कर ही भगाए, वही बीज पनपना जिसे था, घुना क्या किसी के उगा है, ठीक है, ठीक है। कोई अभी कितना भी घुना गेहूं है और उसको आप कहोगे कि उगे तो नहीं उगेगा, अंदर से कोई इतना ही अंदर से कोई मरियल हो ही गया है, अब कितना भी उसको जान दे वो करेगा ही नहीं। और जो बिल्कुल एकदम अंदर से एकदम टूटा है लेकिन वो हार नहीं मानता, तो वो हारेगा भी नहीं। आप ना उसको नहीं हरा सकते जिसका मनोबल तेज है, उसको आप नहीं हरा सकते दोस्तों। जिसका मनोबल बहुत तेज है, जो अंदर से मजबूत है ना और शरीर से भले कमजोर है, जिसके मन की शक्ति मजबूत है, उसको आप कभी नहीं हरा सकते, ठीक है। कोई कायनात उसको नहीं हरा सकती जो अंदर से मजबूत है। कोई कितना भी बोले उसको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो मस्त मौला है अंदर से। उसको आज मैंने लिखा भी था व्हाट्सएप पे कि एक कोई शक्ति तो है जो कि अंदर से ताकत देती है, ठीक है। इतने लोग को संभालने की ताकत देती है। बहुत सारे कमेंट वगैरह आते हैं, लगता है कभी कभी मैं बिखर जाऊंगी, टूट जाऊंगी। यहीं पर कुछ लोग के कमेंट इतने अच्छे आते हैं, अरे मैम हटाओ ना, आप तो बहुत यूनिक हो मैम, ठीक है। तो मतलब सब तरह की चीज़ें हैं जो कि अंदर से बांधे हुए हैं, है ना। तो आपको भी थोड़ा सा अच्छा करना है। अभी तक आपने जैसा किया कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको आगे बढ़ना है। अभी अगले आपके पास पता है कितने दिन टाइम है, 18 दिन आपके पास टाइम है। अभी भी 17 से 18 दिन आपके पास दोस्तों टाइम है।
आप करो, आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, मजबूत हो जाता है, ये बात तो सही है, ये बात सही है, ठीक है। और एग्जाम्पल आप मुझे भी दे सकते हो, ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं भी हूँ, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने मैं हूँ, ठीक है ना। चले ठीक है, ऑफ करती हूँ, जल्दी से आप कुछ पानी वानी पी लूँ, कंप्यूटर को थोड़ा सा ऑफ कर दूँ, ये भी थोड़ा आराम कर ले, फिर मैं फिर आती हूँ इकाई 2 को करने के लिए। आप किताब सामने रखो, अभी भी कहती हूँ जिनके पास ये पुस्तक नहीं है उसका आप प्रिंट लो और सामने से पूरा पढ़ डालो, यही पढ़ लो, 2 चीज़ आप पढ़ो, आप ये पुस्तक पढ़ लो बस, पेपर क्वालिफाई करने के लिए पूरा पढ़ डालो मेरे साथ प्रश्नोत्तरी, और प्रश्नोत्तरी के कॉन्सेप्ट में जो आए हैं वो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए। और दूसरा, मैं जो क्लास करूँगी, मैं एक टाइम टेबल आपको बना दी थी, ठीक है, वो टाइम टेबल भले आगे पीछे हुआ बट मैं वो कर दूंगी। आधा आधा हो गया, अरे क्या बात है, वाह, ठीक है, बट एक बार मैं पूरा पढ़ा दूंगी तो एक बार आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। हाँ, ये बात तो सही है, इतनी जिम्मेदारियों के साथ पढ़ना तो मनोबल का ही प्रतीक है भाई, ठीक है। बहुत आप लोग भी बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा यार, सफल हो जाएं सभी मित्र, सभी आगे बढ़ें, और एक